लैंग्वेज यानी कि जुबान बहुत ही बुनियादी हैसियत रखती है किसी भी कंटेंट में। जब भी आप कंटेंट लिखेंगे, जाहिर सी बात है वो किसी जुबान में लिखेंगे, और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस जुबान में लिख रहे हैं और आपकी ऑडियंस किस जुबान में पढ़ना चाहती है। अगर आप ऐसी जुबान में लिखें जो आपकी ऑडियंस समझती ना हो या पढ़ना ना चाहती हो, तो वो आपको छोड़ के जा सकती है। हमने ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम कंटेंट क्रिएट करें, हम उसको प्रॉपर लैंग्वेज भी डिसाइड करें, और लैंग्वेज हमेशा डिसाइड होती है ऑडियंस के साथ। लैंग्वेज इस तरह से अहमियत की हामिल है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे पश्तो नहीं आती और मैं आपकी वेबसाइट पे आया हूं जो कि पश्तो में है, तो मैं उसको शायद ना समझ पाऊं और मैं आपको छोड़ के जा सकता हूं। और अगर इसी तरह से आपको फ्रेंच नहीं आती और मेरी वेबसाइट फ्रेंच पे है और आप जो है मेरी वेबसाइट पे आएंगे, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी और आप छोड़ के चले जाएंगे। अगर मेरी प्रोडक्ट सिर्फ फ्रेंच पीपल के लिए है, तो फिर तो ठीक है कि मैं चाहता ही नहीं हूं कि कोई और मेरी वेबसाइट के ऊपर आए। लेकिन अगर वेबसाइट जनरल है जिसमें हर जुबान के लोग आके शॉपिंग कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, तो लैंग्वेज एक बड़ा मसला बन सकती है। नॉर्मली ज़्यादातर जो इंटरनेट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, पर बहुत सारी वेबसाइट्स या बहुत सारी कंपनियां ये पसंद करती हैं कि वो जिस मुल्क में काम कर रही हैं उस मुल्क की लैंग्वेज को भी वो यूज़ करना चाहती हैं। इंटरनेशनली इसका बहुत ज़्यादा रिवाज है। पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई वेबसाइट देखी है तो पॉसिबिलिटी है कि उर्दू में भी उसका वर्जन हो, नहीं तो उर्दू अखबार तो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। लैंग्वेज में आपने जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो तकरीबन 3 है। 3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहली ग्रामर है। अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं है, अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको जुमला प्रॉपर नहीं है, चाहे वो इंग्लिश में है, चाहे वो उर्दू में है या किसी भी जुबान में है, और अगर आपके कस्टमर को या ऑडियंस को आती है, तो वो आपको पकड़ लेगा और वो उसको पता चल जाएगा कि इनको लिखना नहीं आता, और यहीं से वो आप उसको लूज कर देंगे। अगर आपका कस्टमर या ऑडियंस ये अंडरस्टैंड कर ले कि इनको तो लिखना भी नहीं आता, वो आपकी प्रोडक्ट को नहीं देखेगा, वो आपको वैसे ही छोड़ के चला जाएगा। लैंग्वेज बेहतर होगी तो आपकी सेल्स होंगी। अगर लैंग्वेज बेहतर नहीं होगी, कंटेंट बेहतर नहीं होगा, तो इसी तरह से आपको सेल्स भी जो है वो लूज करनी पड़ सकती है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज के अंदर वो है स्पेलिंग्स अगर आपकी गलत हैं वेबसाइट के ऊपर, तो वो भी आपकी नॉन सीरियसनेस को शो करती है। आपने मेक श्योर करना है कि जो भी आप वर्ड्स लिखें, कम से कम उनके स्पेलिंग्स ठीक हों, और वो जो है पढ़ने वाले को गलती नजर ना आए, क्योंकि गलती नजर आ जाएगी तो एक इमेज क्रिएट हो जाता है। लोग एक माइंड में जो है ना एक इमेज बना लेते हैं कि इनको तो लिखना नहीं आता या इनको तो बोलना नहीं आता, तो ये क्या बेचेंगे। तो इसी तरह से है कि अगर मैं आपसे बात करूं और मुझे जुमला बनाना ना आए, मुझे बात अच्छी तरह से करनी ना आए, तो क्या आप मुझसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। अगर मैं आपको कुछ बेचने भी आऊं, तो जब तक मैं आपसे बात करना सही तरह नहीं सीखूंगा, तो मैं बेचना तो दूर की बात है, मुझे बात भी नहीं आप मुझसे करेंगे। यही काम आपके वेबसाइट पे भी होता है। तीसरी चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है क्वालिटी। अब क्वालिटी बड़ी मतलब सबके लिए डिफरेंट मीनिंग रखती है। आपके लिए कंटेंट बहुत क्वालिटेटिव हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपकी ऑडियंस को लगे कि ये तो बिल्कुल बेसिक सा कंटेंट है, इसमें क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी को आपने खुद इंश्योर करना है कि आप क्या लिख रहे हैं, वो किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, और उसकी अगेन उसमें क्वालिटेटिव मेजर्स क्या लिए हैं आपने, उसमें मीट कितना है, यानी कि उसमें कितनी जान है आपके कंटेंट में। अक्सर आप न्यूज़ के आर्टिकल पढ़ते हैं और आपको लगता है कि जी बस पढ़ के मज़ा आ गया। वो पढ़ के मज़ा इसलिए आता है कि उसमें अल्फाज का जो चुनाव होता है वो बड़ा अच्छा होता है, वो बड़ी अच्छी लैंग्वेज में लिखी हुई होती है। लेकिन अक्सर आपको पढ़ने के बाद लगता है कि ये तो किसी बच्चे ने लिखी है। वो बेसिकली यही जजमेंट्स हमारी ऑडियंस भी देख रही होती है। और जब हम वेबसाइट की बात करें, तो हमारी वेबसाइट चूंकि ग्लोबल है, कोई भी विजिट कर सकता है, तो हमें ये बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कि जो भी जिस लैंग्वेज का विजिट करे वो उसको प्रॉपरली पढ़ सके, समझ सके, और कम से कम उसमें ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने जिक्र किया वो है लोकलाइजेशन, यानी कि लोकल लैंग्वेज। अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस एक लोकल जुबान बोलती है और वो प्रेफर करती है एक जनरल यानी कि इंग्लिश जुबान के ऊपर, तो आप डेफिनेटली उसको अपनी लैंग्वेज में लिखें, क्योंकि इससे आपको रिटेंशन काफ़ी मिलेगी, पढ़ने वाले को आसानी होगी पढ़ने में, और वो जितनी देर आपकी वेबसाइट पे रुकेगा, जितना ज़्यादा आपको पढ़ेगा, वो उतनी पॉसिबिलिटी है कि आपसे ही बाय करेगा। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो उर्दू में उसको बनाएं, अगर आप किसी और मुल्क में हैं तो आप उसको उस कंट्री की जुबान में ज़रूर बनाएं, और आप अपनी वेबसाइट में ऑप्शन दे दें कि इंग्लिश विजिट करनी है तो ये वाली
यहाँ क्लिक करें, और अगर आपने दूसरी जुबान विजिट करनी है तो यहाँ क्लिक करें। इस तरह से ये होता है कि आपको मल्टीलिंगुअल वेबसाइट्स बनाने में आसानी होती है। मल्टीलिंगुअल्स का मतलब मुख्तलिफ जुबानों में वेबसाइट्स, जो कि अक्सर आपने देखी होंगी। उसमें ये होता है कि आप एक जुबान में एक पढ़ते हैं लैंग्वेज उसके कंटेंट को, लेकिन फिर आप साथ ही दूसरी जुबान में भी जा सकते हैं। जो सेम कंटेंट ट्रांसलेट हुआ होता है एक और जुबान में, अगर आप दूसरी जुबान प्रेफर करते हैं तो आप वहां क्लिक करेंगे और पहले हमने बात की कि किस तरह से हमने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो कीवर्ड से ऑप्टिमाइज करनी है। वो तो हमने देख लिया कि किस तरह से हम कोशिश करते हैं कि कीवर्ड का ग्रुप जो हमने असाइन किया होता है उस पेज के ऊपर, उसी ग्रुप में से हम कोशिश करें कि उनको हम एक फ्रेज बना लें टाइटल के लिए और एक डिस्क्रिप्शन भी हम जनरेट कर लें। लेकिन यही कीवर्ड्स आगे चल के हमें कंटेंट में भी चाहिए। जैसे कि हमने पहले बात की कि कंटेंट बहुत ज़रूरी है और गूगल कंटेंट को ही इंडेक्स करता है। अगर कंटेंट गूगल को वेबसाइट पे नहीं मिलेगा तो वेबसाइट इंडेक्स नहीं करेगा, क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो इसी तरह से डिज़ाइन हुआ है कि वो इंसान तो है नहीं, वो एक मशीन ही है और वो चाहता है कि वो मैक्सिमम मैच करे कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं और आपकी वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो बीच में जो पूरा प्रोसीजर चलता है, यहाँ पर गूगल का एल्गोरिदम या उसका पूरा जो प्रोग्राम है वो काम करता है और वो ये डिसाइड करता है कि अगर यूजर ने एक चीज़ लिखी है तो उसको मैंने वो रिजल्ट दिखाना है जिसमें वो चीज़ लिखी हुई है। सो इसीलिए हम कंटेंट भी ऑप्टिमाइज करते हैं उसी कीवर्ड के अगेंस्ट जो हमने एक ग्रुप असाइन किया होता है। तो ये आपने याद रखना है कि जो ग्रुप आपने एक पेज को असाइन करना है उसके मेटा टैग्स भी और उसके कंटेंट भी उसी ग्रुप में से ही होने चाहिए। आप ओवरलैप नहीं करेंगे, आप एक ग्रुप को दूसरे पेज पे नहीं लिखेंगे और दूसरे पेज का ग्रुप पहले पेज पे नहीं लेकर आएंगे। मैं एग्जांपल लूंगा उसी मोबाइल फोन स्टोर की, जिसमें हमने मोबाइल फोन्स की पहले कीवर्ड रिसर्च की थी, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे ये देखने की कि किस तरह से वो कीवर्ड जो है हम कंटेंट के ऊपर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल ली है, फॉर एग्जांपल ये एक कंटेंट की सैंपल है आपके किसी पेज के लिए। सो अगर मैंने मोबाइल फोन प्राइसेस या मोबाइल फोन इन पाकिस्तान के ऊपर पेज बनाना है तो कुछ कंटेंट इस तरह से होगा। इस कंटेंट में आप देख सकते हैं कि एक हेडिंग है और उसके नीचे कंटेंट है। ये भी एक पैराग्राफ है, हमने कंटेंट ज्यादा है, हमने कंटेंट ज्यादा लिखा हुआ है, लेकिन अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊंगा कि मैं इस पैराग्राफ को किस तरह से अपने कीवर्ड से ऑप्टिमाइज कर दूंगा। ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन देखने में एक आम यूजर को नहीं पता चलता कि इसमें कीवर्ड्स कहाँ पे हैं। सो अगर आप भी इसको देख रहे हैं, अगर आप इसको पढ़ें 1 मिनट के लिए, तो आपको भी शायद नहीं पता चलेगा कि इसमें कीवर्ड्स कैसे ऑप्टिमाइज हुए हैं। लेकिन अगर मैं आपको नेक्स्ट ये दिखाऊं तो अब आपको समझ आएगी कि मैंने कीवर्ड्स कहाँ कहाँ पर डाले हैं। तो फॉर एग्जांपल मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान इटसेल्फ एक कीवर्ड है और उसके बाद जितने भी आपको रेड नजर आ रहे हैं ये सारे वर्ड्स, ये हमारे कीवर्ड्स ही हैं जो हमने घुमा फिरा के कोशिश की थी कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंदर हम इसको कंटेंट के ऊपर लिखें। अब इसके लिखने का फायदा क्या है? इसके लिखने का फायदा ये है कि जब गूगल हमारी वेबसाइट पे आएगा तो पहले जो हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज किए थे गूगल उसमें भी हमारे वही कीवर्ड्स पड़ेगा, लेकिन फिर जब वो कंटेंट में आएगा तो उसको बार बार मैं वही कीवर्ड उसको याद दिला रहा हूं कि मेरा पेज असल में इस टॉपिक के ऊपर है और अगर इस टॉपिक के ऊपर है तो जाहिर सी बात है इसी टॉपिक की बार बार बात भी होगी। जब बार बार बात होगी तो मैं बार बार यूज भी करूंगा और इसको मैं ऐसे यूज करूंगा कि पढ़ने वाले को गलत ना लगे, क्योंकि अगर मैंने बहुत दफा इसको यूज कर लिया तो उसको बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग। तो मैं उसको स्टफ कर लूंगा, मैं मतलब उसको ज्यादा भर दूंगा अपने पेजेस को, जो हमें नहीं करना। इसके लिए हमें कीवर्ड डेंसिटी का ख्याल रखना है जो कि तकरीबन 3 से 5% की रिकमेंडेड डेंसिटी होती है। अब कीवर्ड डेंसिटी क्या है इस पे हम अभी बात करते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें एक और बात क्लियर कर दूं कि जो आपको रेड कलर के ये जो वर्ड्स नजर आ रहे हैं ये तो हमारे कीवर्ड्स हैं, लेकिन हमने ये भी देखना है कि गूगल अगर एक चीज को सर्च करता है या एक चीज को ऑप्टिमाइज करता है तो ये भी ध्यान में रखता है कि वो पर्टिकुलर पेज में उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कशंस हो रही होंगी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हमने देखा मोबाइल फोन्स को, जहां पर मोबाइल फोन्स की बात हो रही है तो वहां पर मोबाइल ब्रांड्स की बात भी होगी, उनके स्पेसिफिकेशंस की बात भी होगी और इसी तरह से प्राइसेस की भी बात हो सकती है। सो ये सब चीजें मिलके काम करती हैं। अगर हम अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि उसी टेक्स्ट के अंदर सिनोनिम्स भी डालें। सिनोनिम्स मतलब कि जहां पर स्टोर की बात हो रही है वहां पर मार्केट प्लेस भी यूज हो सकता है। तो इस तरह से आपको यूटिलाइज करना है अपने कंटेंट को ताकि गूगल को ये लगे कि हाँ ये सिर्फ
कीवर्ड स्पेसिफिक कंटेंट नहीं है, एक जनरल कंटेंट है जिसमें कीवर्ड की बात हो रही है और मतलब मेन टॉपिक की बात हो रही है, लेकिन साथ और भी चीजें डिस्कस हो रही हैं। सो अगर एक नेचुरल बिहेवियर आप देखें तो लोगों में अगर आपने किसी चीज को प्रेजेंट करना है तो अगर आप एक ही वर्ड बार बार बोलेंगे तो उसको कैसा लगेगा, उसको यकीनन अच्छा नहीं लगेगा। सो गूगल भी इसी तरह से चाहता है कि आप एक ही बात जो कि आपका कीवर्ड है वो बार बार ना करें, आप प्रॉपर कंटेंट लिखें और उसमें आप अपने कीवर्ड यूज करें। सो वो हम इस तरह से करते हैं हम। लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, वो कीवर्ड डेंसिटी, जो कि 3 से 5% अलाउड है। डेंसिटी से क्या मुराद है? डेंसिटी से मुराद ये कि आपके पेज में सर्टेन कीवर्ड्स कितनी दफा रिपीट हो रहे हैं। मतलब ये कि अगर मैंने मोबाइल फोन के ऊपर कंटेंट लिखा तो अगर मैंने 100 वर्ड्स लिखे हैं तो 100 वर्ड में से मेरा मोबाइल फोन का जो वर्ड है वो कितनी दफा रिपीट हुआ। अगर वो एक दफा लिखा गया तो 1%, अगर 2 दफा लिखा गया तो 2%। इस तरह से अगर 100 में से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो वो परसेंटेज उसकी बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं 100 लफ्ज लिख रहा हूं तो रिकमेंडेड ये है कि आप 3% तक जाएं। कुछ लोग 5% तक भी चले जाते हैं। 5% से ऊपर आप जाएंगे तो थोड़ा डेंजरस है। डेंजरस इस तरह से कि गूगल आपको पीनलाइज कर सकता है, आपको पेनल्टी डाल सकता है कि भाई आप कोशिश कर रहे हैं इसको ब्लैकमेल करने की, या आप उसको ब्लैक हैट एसईओ भी बोलते हैं, जिसमें हमने ये जिक्र किया था कि कुछ चीजें गूगल मना करता है। ये उन चीजों में से एक है। गूगल नहीं चाहता कि आप सिर्फ अपने कीवर्ड्स के ऊपर ही कंटेंट लिखें। गूगल ये चाहता है कि आप जनरल कंटेंट लिखें, लेकिन चूंकि हमने एसईओ भी करनी है तो हम गूगल की गाइडलाइंस के मुताबिक जो वो मना करता है हम वो नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपने वर्ड्स प्रॉपरली उतनी दफा यूज करेंगे जितनी दफा हमें पता है कि गूगल माइंड नहीं करेगा। वो सिर्फ जो डेंसिटी है वो 3% तक है। कुछ लोग 5% भी जाते हैं, कुछ लोग 5% से ऊपर जाते हैं, लेकिन फिर वो गूगल से हिट भी हो सकते हैं। कुछ लोग 1% तक रहते हैं। सो ये आपके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या लिखना है। सो अगर आपको लगता है कि 1% से आपने ऊपर नहीं जाना तो आप 1% तक रहने दें। अगर आपको लगता है कि 3% तक आपको मसला नहीं है तो आप 3% तक चले जाएं। ये चीजें आपने देखनी है, और अगर आपको लगे कि नुकसान होने लगा है या हो रहा है तो आप उसको फौरन चेंज कर सकते हैं। एनीवेज, ये डेंसिटी पता कैसे करते हैं? सवाल ये है कि डेंसिटी हम कहाँ देख सकते हैं? सो अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं एक नोटपैड में या वर्ड डॉक्यूमेंट में तो आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं जिसके तहत आप डेंसिटी चेक कर सकते हैं। और अगर मैंने अपने कंटेंट की डेंसिटी देखनी हो तो मुझे कुछ इस तरह से एक टूल बताएगा। मैं आपको उसका भी लाइव डेमो भी दिखाता हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने ये जो कंटेंट है ये मैंने अपने पेज के लिए लिखा हुआ है, और इसमें मैंने तकरीबन 3 पैराग्राफ लिखे हैं, और ये ऑलमोस्ट कीवर्ड ऑप्टिमाइज कंटेंट है। और जो वही पैराग्राफ है पहला जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, लेकिन अब मैंने इसकी पूरे कंटेंट की डेंसिटी चेक करनी है तो मैं इसको कॉपी करूंगा। मैं इसको सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करूंगा और गूगल पे मैं जाऊंगा और जाके लिखूंगा कीवर्ड डेंसिटी चेकर। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी मार्केट में जिसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक रिकमेंड करूंगा टूल जो कि एसईओ बुक का है, जिसमें आप ये जो सेकंड रिजल्ट है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पे ले आएगा। अगर आपको ये इस तरह से नजर नहीं आ रहा तो पॉसिबिलिटी है शायद वो आपको कहे कि लॉग इन करें। अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं तो आपको ये पेज नजर आएगा। सो अगर आप नया अकाउंट नहीं बनाया तो शायद आपको इस टूल को यूज करने के लिए इनके ऊपर फ्री अकाउंट बनाना पड़े, जो कि बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आप कोई और टूल यूज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। एनीवेज, मैं यहाँ पर अपना कंटेंट पेस्ट करूंगा और आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपना वो जो कंटेंट लिखा था वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है, और ऑलमोस्ट 3 पैराग्राफ्स इसी के अंदर अवेलेबल हैं। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि ये यूआरएल नहीं है, ये एचटीएमएल भी नहीं है, ये बेसिकली प्लेन टेक्स्ट है। मैंने प्लेन टेक्स्ट लिखा, मैं ऊपर से प्लेन टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा और प्लेन टेक्स्ट कॉपी करके मैं स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगा और इन ऑप्शंस को मैं डिफॉल्ट ही रहने दूंगा और इसको मैं सबमिट कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया तो उसने एक लिस्ट ओपन कर दी जिसमें आप अपना सारा टेक्स्ट देख सकते हैं। इसमें वो आपको ये बता रहा है कि आपके टोटल वर्ड्स कितने हैं, जिसकी काउंट तकरीबन 236 है। उसमें यूनिक वर्ड्स कितने हैं? यूनिक का मतलब ये कि ये वर्ड्स रिपीट नहीं हो रहे, ये एक दफ़ा ही आए हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको वो 3 कॉलम दिखा रहा है, जिसमें कॉलम 1 में सिंगल वर्ड्स, कॉलम 2 में 2 वर्ड्स और कॉलम 3 में 3 वर्ड फ्रेजेस हैं। सिंगल वर्ड में आप देखेंगे तो मोबाइल तकरीबन 25 दफ़ा यूज हुआ है और उसकी डेंसिटी 6.05% है। पाकिस्तान तकरीबन 14 दफ़ा यूज हुआ है और इसकी डेंसिटी तकरीबन 3.39% है।
और इसी तरह से आप देखते चले जाएंगे कि आपका कौन सा कंटेंट कितनी दफ़ा यूज़ हो रहा है। आप नेक्स्ट वर्ड्स देखेंगे तो इन पाकिस्तान तकरीबन 10 दफ़ा यूज़ हुआ है, उसकी डेंसिटी जो है 4.84% है। प्राइसेस इन तकरीबन 8 दफ़ा यूज़ हो रहा है जो कि 3.87% है। सो आप ये देखेंगे कि प्राइसेस इन पाकिस्तान और मोबाइल फोन इन पाकिस्तान असल में ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का जो कि हमें वो दिखा रहा है। सो इन पाकिस्तान हमें तकरीबन 10 दफ़ा नज़र आ रहा है। लेकिन जब आप 3 फेजेस में जाएंगे, 3 वर्ड फ्रेजेस में प्राइसेस इन पाकिस्तान ये वो फ्रेज है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, जिसकी काउंट 8 है और तकरीबन उसकी 5.8% डेंसिटी है। आप ये याद रखिएगा कि अगर आप 4 वर्ड फ्रेजेस में जाएंगे तो प्राइसेस इन पाकिस्तान से पहले मोबाइल लगा हुआ होगा। तो मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान बेसिकली आपका फॉरवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा जो आपने तकरीबन इतनी दफ़ा लिखा हुआ होगा और वो उसकी डेंसिटी होगी। सो इस तरह से हम डेंसिटी चेक करते हैं। अभी ये टूल सिर्फ हमें 3 वर्ड फ्रेजेस तक बताता है, लेकिन आप डिफरेंट टूल यूज़ करके इसको मजीद इन डेप्थ देख सकते हैं कि कौन से वर्ड्स आपके रिपीट हो रहे हैं। और आखिर में आप ये भी कर सकते हैं कि आप इनको ये एक्सपोर्ट के बटन से जो कि बिल्कुल उस कॉलम के नीचे दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका सारा का सारा कंटेंट ये एक्सपोर्ट भी हो सकता है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये एक फाइल डाउनलोड कर सकता है। इसने कीवर्ड डेंसिटी की फाइल डाउनलोड की और ये एक्सेल शीट में है। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मेरे पास यही सेम फॉर्मेट जो है, यही सेम कंटेंट मेरे पास उसमें एक्सेल में भी आ जाएगा जो कि मैं बाद में यूटिलाइज कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक्सेल में वो डेटा आ चुका है और इसी को मैं गूगल ड्राइव में डालकर ऑर्गेनाइज कर लूंगा और मैं देख लूंगा कि कौन सा वर्ड कितनी दफा यूज हो रहा है। जैसे कि आपने लाइव डेमो में देखा कि किस तरह से हम ये कीवर्ड डेंसिटी निकाल सकते हैं अगर आपका टेक्स्ट आपके पास कहीं पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप एक CMS यूज कर रहे हैं जो कि हमने रिकमेंड किया कि आप वर्डप्रेस यूज करें, तो वर्डप्रेस के अंदर इस तरह से सजेशंस भी आती हैं उस प्लगइन के अंदर जो हमने पहले टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए यूज किया था। उसका नाम योस्ट SEO प्लगइन है। और भी बहुत सारे प्लगइन अवेलेबल हैं, लेकिन रिकमेंडेड प्लगइन जो है वो योस्ट का SEO प्लगइन है, जिसमें वो आप उसको एक कीवर्ड देते हैं फोकस कीवर्ड के तौर पे। जैसे कि हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड था वो मोबाइल फोन्स था। जब आप उसको फोकस कीवर्ड देंगे तो आप टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में जितनी दफा उसको यूज करेंगे वो उसको भी आपको सजेशंस देगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको काफी और सजेशंस भी देगा, जिसमें वो एक सजेशन हमें ये भी दे रहा है कि आपका जो वर्ड है वो ज्यादा दफा यूज हुआ है, इसको कम करें। और अगर आपकी डेंसिटी कम है तो आपको ये भी सजेशन देगा कि इसको ज्यादा करें और आपको प्रॉपरली बताएगा कि आपके लिए कौन सी डेंसिटी ठीक है। सो ये सजेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप वर्डप्रेस यूज करें तो SEO वर्डप्रेस पे इसी वजह से आसान है कि आपको ये जो एक असिस्टेंट के तौर पे एक आपको प्लगइन हेल्प करता है वो आपको इस तरह। अभी तक हमने बात की कि हमने कंटेंट लिखना है और कंटेंट किंग है, लेकिन कंटेंट होना कितना चाहिए। हमने पहले बात की कि आप अनलिमिटेड कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि आप अनलिमिटेड पोस्ट लिख सकते हैं, आप पेजेस बना सकते हैं। आपको हद तक जितने भी आपको कीवर्ड्स लगते हैं कि आपको गूगल में सर्च कर रहे हैं लोग, आप उनके अगेंस्ट आप लिखते चले जाएं ताकि गूगल ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंडेक्स कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऊपर लेके आ सके। लेकिन हर पेज पे कंटेंट कितना होना चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि कितना लिखें। नॉर्मली लोग 10 लाइनों को या एक पैराग्राफ को कंटेंट समझते हैं। वो कंटेंट तो है, लेकिन कितना कंटेंट चाहिए गूगल को ताकि वो रैंक कर सके, ये एक सवाल है। सो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पेज लिखा है तो कम से कम कोशिश ये करें कि उसके ऊपर 500 वर्ड्स लिखें। 500 एक मिनिमम लिमिट इसलिए सजेस्ट की जाती है कि गूगल में अगर गूगल ने इंडेक्स करना है, आपका पेज क्रॉल करना है, उसमें इतना उसमें कम से कम कंटेंट हो कि गूगल उसमें से कुछ अखज़ कर सके, कुछ उसमें से अंडरस्टैंड कर सके कि आपका पेज किस बारे में है। कम कंटेंट होगा, गूगल को ये समझ नहीं आएगी कि आपने उसमें क्या बात की है। इसलिए अगर कंटेंट कम होगा उसमें आप ज़्यादा कीवर्ड्स भी यूज़ नहीं कर सकेंगे और उसमें फिर आप सिनोनिम्स भी यूज़ नहीं कर सकेंगे। सो अगर आपने डेंसिटी भी 2 से 3% रखनी है तो आपको इतना कंटेंट चाहिए कि आप उसमें 2-4 दफ़ा अपना कीवर्ड रिपीट भी कर सकें। सो मेक श्योर ये करें कि लेंथ हमेशा कम से कम 500 रखें। ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी ना हो कि एक पेज एक बुक बन जाए। सो आपने हमेशा अपने टॉपिक के साथ जस्टिफिकेशन करनी है कि आपका टॉपिक क्या है और उसके अगेंस्ट आपने क्या लिखा है। अगर आपका टॉपिक डिमांड करता है कि लंबा कंटेंट लिखा जाए तो उसके ऊपर लंबा कंटेंट लिखना जरूरी है, क्योंकि पढ़ने वाले को अगर उसको एक चीज पढ़ने आया है लेकिन जब वो पढ़ना शुरू करता है और एकदम से खत्म हो जाए तो फायदा नहीं है। सो आपने ये जरूर मेक श्योर करना है कि कंटेंट की जो डिमांड है उसको पूरा करें,
लेकिन अगर आपको थोड़ा से थोड़ा भी लिखना है तो कोशिश ये करें कि 500 वर्ड्स तो लाजमी लिखें। इससे आपकी एसईओ बहुत बेहतर हो जाएगी और आपकी रैंकिंग्स आपके कंपैरेटर से ऊपर जाएगी, क्योंकि मशीन लर्निंग गूगल की इस तरह से काम करती है कि वो आपके कंटेंट को देखकर फिर ये डिसाइड करती है कि आपने किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना है। सो अगर आपका कंटेंट ही नहीं होगा या अगर बहुत कम होगा, उसमें वर्ड्स भी ज्यादा नहीं होंगे, जब वर्ड ज्यादा नहीं होंगे गूगल रैंक भी नहीं कर सकेगा। सो लेंथ बहुत मैटर करती है कंटेंट की। अगर आपने कंटेंट लिखना है तो कम से कम 500, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा लिखना है तो आप 5000 तक भी जा सकते हैं। मेक श्योर ये करें कि लोग बोरिंग ना हो जाएं और उसको ये है कि प्रॉपरली कंज्यूम कर सकें, ताकि वो उतना कंटेंट हो जितना कंटेंट। अक्सर आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा कि वेबसाइट जो है वो उसमें काफ़ी हेडिंग्स होती हैं। एक मेन हेडिंग होती है और फिर नीचे सब हेडिंग्स भी होती हैं, और उसके बाद वो कंटेंट जो है डिवाइडेड होता है डिफरेंट सेक्शन में इन हेडिंग्स की वजह से। ये हेडिंग्स क्या हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं? एसईओ में गूगल जहां पर ये देखता है कि आपका कीवर्ड टाइटल में आ रहा है, आपका कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आपका कंटेंट आपके कंटेंट में वो कीवर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन वो ये भी देखता है कि क्या वो हेडिंग्स में भी आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए हमारे लिए जो HTML की हेडिंग्स हैं, जिनको सिंपल हेडिंग्स भी आप कह सकते हैं या कंटेंट हेडिंग्स कह लें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गूगल ये समझता है कि अगर आपका एक वर्ड इंपॉर्टेंट है या आपका एक टॉपिक है एक पेज के बारे में, तो वो बार बार जब रिपीट होगा तो वो हेडिंग्स में भी रिपीट होगा। हेडिंग्स की तकरीबन 6 टाइप्स हैं HTML के अंदर, और वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा कि H1 सबसे इंपॉर्टेंट होती है, यानी सबसे ज्यादा मेन जो इंपॉर्टेंस है वो है H1 को दी जाती है, और ये नॉर्मली एक पेज पे एक होती है। अक्सर लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि H1 एक पेज पे 2 भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ अर्से पहले तक HTML5 से पहले तक ये माना जाता था कि HTML की हेडिंग H1 एक ही होनी चाहिए हर पेज के ऊपर। अगर एक भी नहीं है तो भी मसला है, और अगर एक से ज्यादा है तो भी मसला है। आपको अक्सर टूल्स भी ये एज एन इशू एरर बताएंगे। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने जो एक मेन पेज का टाइटल है या मेन पेज का नाम है उसको H1 असाइन करना है, या अपने डेवलपर से असाइन करवाना है। इससे फायदा ये होगा कि इस H1 में जो भी आप लिखेंगे वो गूगल कंसीडर करेगा ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो अगर आपने मोबाइल फोन्स इन पाकिस्तान का पेज बनाया है तो मोबाइल फोन्स इन पाकिस्तान को H1 आप एज अ पेज टाइटल भी लिखेंगे, ताकि जब गूगल उसमें क्रॉलिंग के लिए जाए आपके पेज के ऊपर तो वो ना सिर्फ मोबाइल फोन इन पाकिस्तान टाइटल में देखे, ना डिस्क्रिप्शन में देखे, बल्कि वो हेडिंग में भी देखे और फिर आपके उसके बाद कंटेंट में भी देखेगा। इसी तरह से H1 के बाद H2 से लेके H6 तक डिफरेंट हेडिंग्स हैं। ये स्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट की स्टाइलिंग क्या है। तो आप ये इस वेबसाइट जब डिज़ाइन करवाएं या वेबसाइट जो भी आप थीम यूज़ करें उसमें मेक श्योर ये करें कि आपका मेन पेज टाइटल H1 एक दफ़ा ही आए। उसके बाद जिस तरह से आपका कंटेंट लेआउट स्प्रेड आउट है, जिस तरह से आपके सेक्शंस बनते चले जाते हैं पेज के ऊपर, आप उन सेक्शंस को H2, H3, H4, H5 या H6 तक हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो डिपेंड करता है कंटेंट के ऊपर क्या है। अगर आपका कंटेंट 500 वर्ड्स तक है तो मे बी आप 2 से 3 हेडिंग्स यूज़ कर लेंगे, आप उसको H2 में या H3 में डिवाइड कर सकते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसका सीक्वेंस कोई भी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि H1 पहले आए, H2 बाद में आए, H3 बाद में आए। सीक्वेंस मैटर नहीं करता। आप ये भी मैटर नहीं करता कि H2 कितनी दफ़ा है तो H3 कितनी दफ़ा है। गूगल सिर्फ ये देखता है कि H1 में क्या है और उसके बाद H2, H3, H4 में क्या क्या जो है वो उसमें क्या क्या शोर है। उसके बाद ये है कि उसमें जो चीज़ें आपने एज ए कीवर्ड डाली हुई हैं गूगल उनको प्रोमिनेंस देता है। तो आपने मेक श्योर ये करना है कि अगर आपका मेन कीवर्ड है वो H1 में डाल दें। अगर आपके सप्लीमेंट्री कीवर्ड्स हैं, यानी कि जो ग्रुप में हमने कीवर्ड डिसाइड किया था, मेन कीवर्ड को जब आप H1 में डाल चुके होंगे तो H2 में भी एक दफ़ा यूज़ कर लें, पर H2 में एक दफ़ा दूसरा कीवर्ड यूज़ कर लें, या फिर H3 में एक दफ़ा सिनोनिम यूज़ कर लें। इस तरह से आप स्प्रेड आउट कर सकते हैं अपनी हेडिंग्स को। HTML में ये जो आपको हेडिंग्स नजर आएंगी वो कुछ इस तरह से लिखी जाती हैं कि H1 का टैग ओपन होगा, उसमें वैल्यू आएगी, उसके बाद H1 का टैग क्लोज होगा। इसी तरह से H2, H3, H4 ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन अगेन ये तब आपको चाहिए होता है जब आप HTML में काम करते हैं। सवाल ये है कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि लाइव एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वेबसाइट के ऊपर या पेज के ऊपर ये हेडिंग्स किस तरह से नजर आती हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा डिजिस्किल्स की वेबसाइट की ही कि किस तरह से हमें पेज का लेआउट नजर आता है और उसमें हेडिंग्स कहां कहां पर लगी हुई हैं। आइए देखते हैं।
जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने डिजिस्किल्स की वेबसाइट ओपन की है। इसमें आप देखेंगे कि ऊपर हेडर है, नीचे मेन्यू है, फिर ये वीडियो चल रही है, उसमें सेक्शंस बने हुए हैं। कंटेंट जो है डिफरेंट सेक्शन में उन्होंने ब्रेक किया हुआ है और ऐसा ऐसा जो है वो डिफरेंट इमेजेस के साथ और डिफरेंट सेक्शन के साथ आपको कंटेंट डाइजेस्टेबल बनाया हुआ है ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। इसमें हेडिंग्स कहाँ पे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सक्सेस स्टोरीज लिखा हुआ है ये बेसिकली एक हेडिंग है, और उसके बाद ये पॉपुलर कोर्सेज लिखा हुआ है ये भी एक हेडिंग है। उसी तरह से अगर आप नीचे जाते जाएंगे तो ये न्यूज़ एंड इवेंट्स भी हेडिंग है, और फिर विजन एंड मिशन ये भी हेडिंग्स हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि विजन और मिशन एक ही तरह की दो हेडिंग्स हैं। ये हो सकता है कि H3 है, और ये न्यूज़ एंड इवेंट्स और ये ऊपर जो पॉपुलर कोर्सेज हैं ये एक ही तरह की 2 से 3 डिफरेंट हेडिंग्स हैं जो कि विजन और मिशन से डिफरेंट हैं। सो पॉसिबिलिटी है कि ये H2 होंगी या H4 होंगी। अब इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इनको ऊपर राइट क्लिक करें तो आप इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। ये इंस्पेक्ट से भी आपको सोर्स कोड नजर आता है, ये राइट साइड पे आपको सोर्स कोड नजर आ जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे ये H2 नजर आ रहा है इस वक्त पॉपुलर कोर्सेज में। लेकिन अगर आप इसको सोर्स में देखना चाहें तो हम वैसे ही इसको मैं कॉपी करूंगा और फिर मैं राइट क्लिक करूंगा, व्यू पेज सोर्स में जाऊंगा, और यहाँ पर मुझे जब इसका सोर्स कोड लोड हो जाएगा मैं Ctrl+F करके फाइंड करूंगा अपना टेक्स्ट, और मैं यहाँ पर उसको पेस्ट जब करूंगा तो वो मुझे बता देगा कि ये पूरे HTML में ये कंटेंट कहाँ पर पब्लिश्ड है। सो आप देख सकते हैं कि इस रो में ये जो कंटेंट है H2 ये बिल्कुल उसी तरह से विजिबल है जैसे हमें फ्रंट पे नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है कि ये H2 है ना कि H3 या H1 या कोई और हेडिंग है। इसी तरह से अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम ये देख लेते हैं कि विजन और मिशन ये H1 या H2 या H3 इसमें क्या लगा हुआ है। मैं इसको चेक करके इंस्पेक्ट किया तो आप इंस्पेक्ट में देख सकते हैं कि ये भी H2 है लेकिन इनकी डिजाइन डिफरेंट है। सो हेडिंग्स में आप नॉर्मली कीवर्ड्स स्प्रेड कर सकते हैं। अगर मैं इसी की एग्जांपल लूँ तो जहाँ पॉपुलर कोर्सेज लिखा हुआ है वहाँ पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज भी हो सकता था, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि अगर डिजिस्किल्स अगर ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज एक कीवर्ड हो सकता है जो यहाँ पर ऐड हो सकता है। सो अगर इसकी ऑप्टिमाइजेशन करना चाहें तो मैं ये चाहूँगा कि हम यहाँ पर एक ऑनलाइन का वर्ड ऐड कर दें, ताकि अगर पॉपुलर कोर्सेज की बजाय पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज लिखेंगे तो गूगल को ये लगेगा कि ये वेबसाइट ये पेज जो है ये ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में है। जैसे कि आपने देखा कि डिजिस्किल्स के ऊपर वो जो पेज डिवाइडेड था और डिफरेंट हेडिंग्स में था, उसमें कहीं पर H2 तो कहीं पर H3 यूज हो सकता था। H1 हमने नहीं देखा, हमने बाकी हेडिंग्स नहीं देखी, लेकिन ये मैटर नहीं करेगा। ये मैटर तब करेगा जब आप किसी वेबसाइट की SEO करेंगे, और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग है, H1 नहीं है, तो आप अपने क्लाइंट से कहेंगे या आप अपने डेवलपर से कहेंगे कि उसमें H1 डालें। अगर आपको ये लगता है कि उसमें H2 या H3 ज़्यादा दफ़ा यूज़ हुआ है तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली गोल हमारा ये है कि जब भी हम हेडिंग यूज़ करें उसके अंदर हम प्रॉपर कीवर्ड्स यूज़ करें, और ये कीवर्ड उसी ग्रुप में से आएंगे जो हमने फर्स्ट टाइम इसको असाइन किया था। और आप तब देख सकेंगे कि जहाँ पर अगर एक वर्ड एक तरह से लिखा हुआ है उसको अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट करके, थोड़ा सा लंबा करके या उसमें कीवर्ड घुसाने की कोशिश करें तो वो एक अच्छी आपकी ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिस होगी, जिससे गूगल आपको फिर रैंक करने में जो है ऊपर आपको लेकर आएगा। अगर आप ये हेडिंग्स को मिस कर देंगे, अगर इसमें आप कंटेंट या कीवर्ड्स नहीं ऐड करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी SEO में आपको वो रैंकिंग या वो नंबर ना मिले जो आप इस हेडिंग से विन कर सकते थे। अगर आपको इत्तेफाक हुआ उर्दू पढ़ने का तो किसी शेर की जब तशरीह की जाती है तो उस्ताद सा कहते थे कि आप अपनी तशरीह को सेक्शन में छोटे छोटे डिवाइड करें और उसकी हेडिंग्स बनाएं ताकि पढ़ने वाले को या एग्जामिनर को आसानी हो वो तशरीह पढ़ने में, और उसके बाद वो आपको अच्छे नंबर दे सके। अगर आपका इत्तेफाक नहीं भी हुआ तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि जब भी आप कंटेंट की बात करते हैं तो जितना लेंथी कंटेंट होगा वो उतना बोरिंग भी हो जाता है, लोगों का इंटरेस्ट लूज हो जाता है, और पढ़ना इटसेल्फ एक हैबिट नहीं है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहते हैं कि वो देख के उनको डिसाइड कर लें, इसलिए जो पढ़ाई है वो थोड़ा सा तंग करती है लोगों को। हमने पहले जिक्र किया कि गूगल लेंथी कंटेंट पसंद करता है, लेकिन चैलेंज ये है कि लोग लेंथी कंटेंट पसंद नहीं करते हैं या वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेंथी कंटेंट लोग छोड़ जाते हैं। तो जितना कंटेंट लंबा होगा उतना मसला ये पॉसिबल है कि वो शायद आपकी वेबसाइट पे ना रुकें या शायद आपकी वेबसाइट ना पढ़ें। सो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपने कंटेंट को डिवाइड कर सकते हैं ताकि वो इंटरेस्ट उनका उसमें रहे। सो सबसे पहली चीज़ तो अंडरस्टैंड कर लें कि लंबे कंटेंट से यानी कि लेंथी कंटेंट से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको तकरीबन
4 बड़े नुकसान हो सकते हैं। एक तो ये कि जिस तरह से अगर टेक्स्ट बहुत लंबा होगा, अव्वल तो लोग पढ़ना शुरू ही नहीं करेंगे। अगर वो पढ़ना शुरू कर देंगे तो उन थोड़ी देर बाद वो बोर हो जाएंगे अगर उनको इंटरेस्टिंग ना लगा, और वो पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी वेबसाइट छोड़ के जा सकते हैं। दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि वो जितना ज़्यादा जिस तरह से वेब के ऊपर देख के पढ़ना, उसको स्क्रीन के ऊपर वो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है, काफ़ी जोर पड़ सकता है आपकी आंखों में। तो अक्सर लोग अगर इस चीज़ से तंग आ जाएं तो वो इस बात से भी छोड़ देते हैं कि उनको पढ़ने के लिए जोर लगाना पड़ता है, और वो टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल भी क्या कहते हैं पढ़ने के काबिल नहीं होता। तीसरा, विजिटर आपकी वेबसाइट छोड़ के जा सकता है अगर उसने आपकी वेबसाइट पढ़ी ही नहीं है। अगर आप वो देखेगा कि ये तो इतना लंबा कंटेंट है, वो शायद पढ़े ही ना, तो आपको छोड़ के चला जाएगा बिल्कुल ही। तो आपको मौका ही नहीं देगा कि आपकी प्रोडक्ट को जज करे, क्योंकि अगर वो कंटेंट को देख कर ही चला गया तो मे बी वो आपकी प्रोडक्ट को जज ही नहीं कर पाएगा। सो आपने ये अवॉइड करना है कि यूज़र कहीं इस तरह से छोड़ के आपको ना चला जाए। चौथी चीज़ ये कि जब आपको लोग छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगे तो आपकी रिटेंशन रेट कम हो जाएगी। रिटेंशन का मतलब ये है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं और कितने लोग रुकते हैं। रिटेन करना बहुत ज़रूरी है यूज़र्स को। अगर आपने मेहनत की है, एसईओ बेहतर की है, लेकिन कंटेंट की वजह से वो छोड़ के जा रहे हैं, तो ये मसला है जिसको बड़ी आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो इन सब प्रॉब्लम्स का एक हल है, वो ये कि आप अपने लेंथी कंटेंट को डिवाइड कर लें सेक्शंस के अंदर। सो अगर आपने एक आर्टिकल भी लिखा है तो कोशिश ये करें कि उन आर्टिकल्स के अंदर आप सेक्शंस बना लें और उन सेक्शंस को आप हेडिंग्स के साथ डिवाइड कर दें, ताकि यूजर्स को पढ़ने में आसानी हो। वो सेक्शन में सेक्शन जब पढ़ना शुरू कर देगा तो वो कंटेंट जो है उसके लिए रीड करना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको हजम करना आसान हो जाएगा। सो आप हेडिंग्स बना सकते हैं ताकि वो कंटेंट आप डिवाइड कर लें। फिर आप जिस तरह से एक वर्ड डॉक्यूमेंट में आप चेकलिस्ट बनाते हैं, कभी ऑर्डर्ड या कभी अनऑर्डर्ड, आप नंबर लिस्ट बना लें ताकि अगर कोई आपने लिस्ट की बात की है तो उसको लिस्ट फॉर्मेट में लोग पढ़ेंगे तो वो डाइजेस्ट करना आसान है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो उस तरह से उनको पिक करता है कि छोटी चीज़ें हम जल्दी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इस तरह से करते करते वो पॉइंट पढ़ता चला जाएगा और उसको मसला भी नहीं होगा कि उसकी आंखों में जोर पड़ रहा है या उसको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। फिर आप अपने लेंथी कंटेंट को सेक्शन में जहाँ डिवाइड कर रहे हैं वहाँ पर आप इमेजेस में भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। सो आप हर सेक्शन के बाद या हर दूसरे तीसरे सेक्शन के बाद एक इमेज डाल देंगे तो यूजर का वो एक फ्लो ब्रेक होगा, उसको बहुत ज़्यादा कंटेंट लंबा एकदम से नज़र नहीं आएगा, उसको लगेगा कि इस कंटेंट थोड़ा सा है ये तो मैं भी कर लूँगा, करते 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 वो सारा कंटेंट पढ़ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक और काम भी आप कर सकते हैं जो गूगल पसंद भी करता है, वो है आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स बिल्कुल आपकी किताब की तरह है। जिस तरह किताब जब स्टार्ट होती है तो उसमें शुरू में आपके पास कंटेंट्स होते हैं, वो कंटेंट्स आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि कौन सा चैप्टर किस पेज के ऊपर है। यही काम आप वेबसाइट के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आपका कंटेंट बहुत लंबा है तो कोशिश ये करें कि उनको टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखा दें, और जब आप टेबल ऑफ कंटेंट्स उनको दिखाएंगे तो यूजर क्या करेगा कि उस जिस सेक्शन को वो पढ़ना चाहता है उस पर वो क्लिक करेगा और उस पर सीधा नीचे चला जाएगा। अगर वो नहीं भी उस सेक्शन को पढ़ना चाहता है, वो शुरू से लेकर आखिर तक ही पढ़ना चाहता है, कम से कम उससे टेबल ऑफ कंटेंट से ये समझ आ जाएगी कि इस टॉपिक में क्या क्या है और इस टॉपिक के अंदर हमने कैसे कैसे फ्लो बनाया हुआ है, टॉपिक नंबर 1 क्या है, टॉपिक नंबर 2 क्या है, और किस तरह से आपका कंटेंट प्रोग्रेस होता है। सो उसको ये जब पहले वो मेंटली प्रिपेयर्ड होगा कि मैं एक लंबा कंटेंट पढ़ने जा रहा हूँ, फिर आपने उसको सेक्शन में डिवाइड भी किया होगा, फिर आपने इमेजेस भी यूज़ किए होंगे, इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली आपका यूज़र जो है वो ज़्यादा कंटेंट पढ़ेगा, उसको पढ़ना आसान होगा, वो बोर भी नहीं होगा और वो आपकी वेबसाइट पर रुका रहेगा। और जैसे ही वो आपकी रिटेंशन उसकी बढ़ जाएगी तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे सेल्स भी बढ़ जाएंगी। सो जब हम लेंथी कंटेंट की बात करते हैं तो एक चैलेंज खड़ा हो जाता है कि कितना लेंथी और किस तरह का कंटेंट। सो अगर आप बोरिंग कंटेंट लेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक सिंपल प्लेन टेक्स्ट होगा, वो पैराग्राफ्स में आपको नजर आएगा, तो वो जो कंटेंट है वो यूजुअली वेब मॉडल में वो सक्सेसफुल नहीं है। अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं कि वो लंबे हों और वो पढ़ते आप चले जाते हैं जिसमें ब्रेक नहीं होती। लेकिन अगर आप वेब कंटेंट की बात कर रहे हैं तो हमें कोई मजबूरी नहीं है कि हम उसमें हेडिंग ना डालें, हमें बल्कि अच्छी बात है कि हम हेडिंग्स डालें, कंटेंट को ब्रेक करें, ताकि लोग जो हैं वो आराम से वो सेक्शन पढ़ सकें जो उनको पढ़ना है। और वो सेक्शन मतलब जब हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो हमने ये देखा कि हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं और वही कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हम ग्रुप्स बनाते हैं और ग्रुप्स को हम अपने कंटेंट में यूज़ करते हैं। लेकिन गूगल सिर्फ आपके कीवर्ड्स को ही नहीं देख रहा होता, वो पूरे कंटेंट को देख रहा होता है। इन पूरे कंटेंट में हमने सिर्फ अपने कीवर्ड्स यूज़ नहीं करने,
अच्छी एसईओ तब होती है जब आप कीवर्ड से यूज करते ही हैं जो कि प्रोमिनेंटली हमने डेंसिटी उसकी मेंटेन करनी है, लेकिन आप अपने कीवर्ड्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ रिलेटेड वर्ड्स भी यूज करते हैं। वो रिलेटेड वर्ड्स बेसिकली LSI वर्ड्स कहलाते हैं। LSI का मतलब लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स। ये बेसिकली इंग्लिश की एक रिटर्न जो है, ये एल्गोरिथम है कि वो जब गूगल मेजर करता है आपको, वो इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि किस तरह से आपने एक चीज की बात की और उस चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। सो लोग LSI को यानी कि लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स इन वर्ड्स को कंफ्यूज करते हैं सिनोनिम्स के साथ। सिनोनिम्स का मतलब डिफरेंट है। सो फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल स्टोर की एग्जांपल में मैं अगर मोबाइल मार्केट प्लेस या मैं मोबाइल स्टोर की जगह अगर मैं मोबाइल मार्केट प्लेस लिखूं तो वो सिनोनिम के तौर पे काउंट हो सकता है कि एक वर्ड की जगह दूसरी वर्ड जगह ले सकता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ मोबाइल फोन्स की बात करूं तो साथ जब आप बात करते हैं मोबाइल फोन की तो गूगल इतना अंडरस्टैंड करता है कि अगर आप मोबाइल फोन्स की बात कर रहे हैं तो उसमें एंड्रॉयड की बात भी हो सकती है, उसमें iOS की बात भी हो सकती है। जब आप iOS की बात कर रहे हैं तो उसकी कंपनी यानी कि एप्पल की बात भी हो सकती है। सो ऐसे कीवर्ड्स जो नॉर्मली जो है वो एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं उनको आप लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स वर्ड्स बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि गूगल इससे भी जज करता है कि आपका पेज किस बारे में है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आप बात कर रहे हैं मोबाइल फोन्स की, तो जहां पर मोबाइल फोन्स की बात हुई वहां एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर की बात हुई, वहां पर iOS की बात भी हो सकती है, वहां पर एप्पल मोबाइल फोन की बात भी हो सकती है। सो मोबाइल फोन का मतलब यह है कि वो एक सर्टेन कैटेगरी से रिलेटेड है और सर्टेन कैटेगरी में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। मोबाइल फोन से हट के हम अपैरल में बात करते हैं। गारमेंट्स में अगर आप देखें जहां कुर्ते की बात हो रही है तो वहां पजामे की बात भी हो सकती है। सो अगर आप सिर्फ कुर्ता बेच रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपने पूरे पेज के ऊपर सिर्फ कुर्ता ही वर्ड बार बार यूज करना है। आप कुर्ते के साथ आप गारमेंट्स लिख सकते हैं, आप पजामा लिखेंगे तो वो कुर्ता पजामा एक सेंस बनेगी। गूगल को ये समझने में आसानी होगी कि ये कुर्ता जो बात हो रही है इसमें किस तरह की या किस चीज की बात हो रही है। एक और बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है जिसको बोलते हैं जावा। सो जावा अगर आप लिखें तो जावा बेसिकली इंडोनेशिया में एक आइलैंड का नाम भी है। जावा एक लैंग्वेज भी है जिसको जावास्क्रिप्ट या जावा दोनों बोलते हैं, और फिर जावा कॉफी भी है जो कि लोग पीते हैं। सो जावा जब कोई लिखे तो गूगल कैसे अंडरस्टैंड करे कि जावा लोगों ने कौन सा सर्च किया है। सो बेसिकली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल बाकी वर्ड्स को भी देखता है। जब आप जावा लिखेंगे, अगर वो आइलैंड की बात हो रही है तो आप टूरिज्म भी लिखेंगे। जब आप टूरिज्म लिखेंगे तो गूगल समझ जाएगा कि ये जावा बेसिकली इंडोनेशिया में जो एक जावा आइलैंड है उसकी बात हो रही है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल जावा के साथ लैंग्वेज बात करेंगे, कोडिंग की बात करेंगे, प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो गूगल ये समझ जाएगा कि ये जो जावा है ये बेसिकली जावा लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं। और इसी तरह से अगर आप जावा के साथ कॉफी की बात करें, पीने की बात करें तो गूगल समझ सकेगा कि जावा जो है ये कॉफी वाला जावा है ना कि कोई और जावा है। सो हमने ये मेक श्योर करना है कि अगर हम मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं तो हम कोशिश ये करें कि हम उससे मिलते जुलते LSI कीवर्ड्स भी निकालें और जो है ना उनको हम उन पेजेस के ऊपर यूज करें। मुझे पता है अब आप ये पूछेंगे कि LSI कीवर्ड्स निकालते कैसे हैं। सो मैं आपके लिए उसके लिए भी एक हमने टूल ढूंढा हुआ है जो मैं चाहूंगा कि अगर आप उसको यूज करेंगे तो आप LSI कीवर्ड उसमें से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल फोन लिखूं तो कुछ इस तरह से LSI कीवर्ड्स निकलते हैं। इस टूल का नाम LSI ग्राफ है। ये एक पेड टूल है लेकिन ये कुछ फ्री सर्चेस देता है। इसके अलावा आप और भी टूल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लाइव डेमो इसी टूल का भी दिखाता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि किस तरह से आप इस टूल को यूज करते हुए रिलेटेड कीवर्ड्स यानी कि LSI कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने LSI ग्राफ की वेबसाइट विजिट की है। आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं lsigraph.com से, और जब मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो मैं यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखूंगा जो कि मोबाइल फोन है। आप यहाँ पे जो भी कीवर्ड लिखेंगे उसके अगेंस्ट वो आपको सर्चेस दिखाएगा कि कौन से रिलेटेड कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। इसको मैं वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करूंगा। जब आप इसको वेरीफाई कर लेंगे तो आप यहाँ से जनरेट का बटन प्रेस करेंगे तो वो मोबाइल फोन के अगेंस्ट एक एनालिसिस करेगा और वो आपको बताएगा कि इस वर्ड के साथ नॉर्मली और कौन कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर मैंने मोबाइल फोन लिखा तो वो मुझे पॉसिबली LSI कीवर्ड्स दिखा रहा है जिसमें हाउ टू मेक अ मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, सैमसंग फोन, मोबाइल फोन्स फॉर सेल, चीप मोबाइल्स, मतलब डिफरेंट वर्ड जो ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ यूज होते हैं वो सब दिखा रहा है। अगर आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो काफ़ी आपको डिटेल्स में ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
सो आप कोशिश ये करें कि जब आप कोई पेज पे मोबाइल फ़ोन के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज कर रहे हैं वो पेज, तो उसमें ये वर्ड्स भी यूज़ करें। जैसे कि आपने देखा कि LSA ग्राफ के ज़रिए मैंने रिलेटेड वर्ड्स निकाले जो कि LSA कीवर्ड्स कहलाते हैं, और मैं अगर अपना पेज मोबाइल फ़ोन के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज करूँगा तो मैं चाहूँगा कि मैं इन कीवर्ड्स को भी यूज़ करूँ ताकि गूगल को ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अगर मैं मोबाइल फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ तो मैं मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड और भी वर्ड्स उस पर यूज़ कर रहा हूँ। ये नेचुरल बिहेवियर में भी ऐसा ही होता है और गूगल भी यही चाहता है कि अगर आप इसको बिल्कुल नेचुरल वे में ऑप्टिमाइजेशन करें तो वो भी आपको पसंद करेगा, वो भी आपको पेनलाइज या पेनल्टी नहीं डालेगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर आप ज़्यादा जोर लगाएंगे, अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे कंटेंट में कीवर्ड डालने की, तो हो सकता है कि वो आपको पसंद ना करे और वो आपको पेनलाइज करे, ये नहीं कि आपकी रैंकिंग ड्रॉप कर दे। सो आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी कीवर्ड यूज़ करें उसके आप LSA वर्ड्स भी निकाल लें। कोई भी आप फ्री टूल यूज़ कर सकते हैं और उस तरह से आप LSA वर्ड्स यूज़ करके अपने पेज। अभी तक हमने जो बात की वो हमने कंटेंट की तो बात की, लेकिन उसमें हम ज़्यादातर टेक्सचुअल कंटेंट की बात कर रहे थे। टेक्सचुअल कंटेंट तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने जैसे देखा कि अगर लेंथी टेक्सचुअल कंटेंट है तो वो बोरिंग हो जाता है या वो लोगों को डाइजेस्ट इजीली नहीं होता। सो इमेजेस बेसिकली इसी चीज़ के लिए हेल्प करते हैं और इमेजेस से स्टोरी बड़ी आसान हो जाती है। आपने कहावत तो सुनी होगी, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। सो ये कोई बिला वजह ऐसे ही कहावत ही बन जाती, असल में ये बिल्कुल फैक्ट है। सो मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक सैमसंग का एक नया मोबाइल आया है जिसका नाम गैलेक्सी नोट 9 है और उसके ये फीचर्स हैं, उसका कैमरा बहुत अच्छा है और उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, उसके साथ स्टाइलिश भी है। ये सब चीज़ें अगर मैं आपको बोल के बताऊँ या लिख के बताऊँ, क्या आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? और अगर इसी तरह से मैं आपको ये बताते बताते साथ में आपको ये फोटो भी दिखा दूँ तो आपको कैसा लगेगा? अब आपको ज़्यादा समझ आएगी या पहले आपको ज़्यादा समझ आ रही थी? सो इमेजेस बेसिकली एग्जैक्टली यही हमें हेल्प करते हैं कि अगर आपने किसी कंटेंट को बेहतर करना है तो आप उसके लिए साथ विजुअल कंटेंट भी देते हैं। सो इमेजेस की अल्टीमेट इंपॉर्टेंस तो यही है, लेकिन इमेजेस की इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? एसईओ में हम इमेजेस को एज अ ट्रैफिक सोर्स भी लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे नया मोबाइल चूंकि आया है, मुझे उसकी फोटोज देखनी है कि ये लगता कैसा है। मैंने सुना तो बहुत है, दोस्त कहते हैं कि जी बहुत अच्छा फ़ोन है और सबको लेना चाहिए, या वो इसकी तारीफ कर रहे थे, तो मुझे भी इश्तियाक होगा कि मैं भी देखूं कि कौन सा वो मोबाइल फ़ोन है जो बेसिकली इस कदर पॉपुलर है। सो मैं क्या करूंगा, मैं गूगल पे जाऊंगा और मैं जाके वहां पर लिखूंगा कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 के फोटोज दिखा दो। सो गूगल जैसे मैं ये टाइप करूंगा तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से आपको इमेजेस नजर आ जाएंगे। ये इमेजेस आ कहां से रहे हैं? सो बेसिकली ये इमेजेस आप ही की वेबसाइट से आ रहे हैं, गूगल सिर्फ इनको इंडेक्स करता है आपके लिए। और अगर मैं इसको देखना चाह रहा हूं तो पॉसिबिलिटी है कल मैं इसको खरीदना भी चाहूंगा। सो अगर आप इमेजेस की एसईओ अच्छी करेंगे तो आप भी यहां पर रैंक कर सकते हैं, और जब आप रैंक करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप ट्रैफिक गेन कर लेंगे। सो बात वहीं पर वापस आती है कि हम जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हमें उसमें यह भी अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोग सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 ढूंढ रहे हैं और कितने लोग उसकी सिर्फ फोटोज ढूंढ रहे हैं, और फोटोज के बाद वो अपना डिसीजन शायद ले लें। सो हमें ये देखना है कि अगर हम वेबसाइट अपनी इस तरह की है कोई कि जिसमें हमारे इमेजेस का कंटेंट है, तो इमेजेस हमें डालने हैं और उसको प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज भी करना है। जब बात होती है ऑप्टिमाइजेशन की, तो उसमें हम ये जरूर देखेंगे कि अगर हमने इमेजेस यूज करने हैं, पर उसको इस तरह से हमने नहीं यूज करना कि हम किसी के इमेजेस उठाएं और वापस उन्हीं को अपने कंटेंट बनाकर हम उसमें लगा दें। सो होता क्या है कि डिजिटल में कॉपीराइट्स भी आपको देखने पड़ेंगे। आप सिर्फ अपने इमेजेस लगा सकते हैं, आप किसी का इमेज नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कॉपीराइट की वायलेशन होती है और कॉपीराइट की वायलेशन आपने नहीं करनी। आपको अगर आप अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो आप खुद इमेजेस क्रिएट करें, अपने ग्राफिक डिजाइनर से करवाएं, या आप कोई फ्री टूल्स भी यूज कर सकते हैं जिनसे आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप थोड़े प्रोफेशनल हैं, अगर आपको डिजाइन आता है या आपको टूल्स यूज करना आते हैं, तो आप एडोबी फोटोशॉप या इस तरह के दूसरे टूल्स यूज करके इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फोटो इमेजेस हैं, मतलब कि आपने तस्वीर उतारी है किसी सीनरी की या किसी पर्सन की, तो आप अपने कैमरा से उतार सकते हैं ताकि आप किसी और की तस्वीरें लें। आप इंटरनेट से तस्वीरें ले सकते हैं अगर वो कॉपीराइटेड नहीं है। सो आपको जब गूगल में आप सर्च करते हैं तो आप इस तरह के इमेजेस ढूंढ लेंगे जहां पर वो आप लिखा होता है कि ये कॉपीराइट वायलेशन नहीं करते हैं,
लेकिन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो आपको इमेजेस, फ्री टू यूज इमेजेस आपको अलाउ करती हैं। आप नेट पे जाएंगे तो आप इमेजेस सर्च करेंगे और उसमें देख लेंगे कि वो आपको किस तरह की कॉपीराइट अलाउ कर रहे हैं। सो मेक श्योर ये कर लें कि इमेजेस यूज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ना सिर्फ विजुअल अपील के लिए, आपकी वेबसाइट के कंटेंट के लिए, बल्कि गूगल से ट्रैफिक के लिए भी। लेकिन सिर्फ आपको ये देखना है कि वो कॉपीराइट। जब हम इमेजेस की बात करते हैं तो हम इमेजेस की टाइप्स की भी बात करते हैं। इमेजेस डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिनमें जो पॉपुलर फॉर्मेट हैं वो 3 हैं, जिसमें सबसे पहले जिफ या GIF, फिर PNG यानी कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, या JPEG जो कि डिजाइनिंग में या जो फोटोग्राफी में वो यूज होते हैं। ये तीनों इमेजेस अपनी जगह पे अपनी खुसूसियात रखते हैं। आपने ये देखना है कि आपके लिए कौन सा इमेज सबसे बेस्ट है। सो मैं आपको दिखा देता हूं कि फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है जिसमें सेम इमेज 3 डिफरेंट क्वालिटीज में है। इन तीनों का साइज भी सेम है, लेकिन सेम साइज होने के बावजूद ये क्वालिटी में डिफरेंट है। सो सबसे जो अच्छा आपको इमेज लग रहा होगा देखने में, वो सबसे नीचे वाला होगा जो कि JPG है, जो कि नॉर्मली हाई ग्राफिक्स के लिए यूज होता है। सो अगर आप प्रिंटिंग प्रेस के लिए जाएं या अगर आपने फोटोज प्रिंट करानी हो तो JPG सबसे अच्छा फॉर्मेट समझा जाता है, क्योंकि इसमें कलर्स और इसमें जो बाकी क्वालिटी है इमेज की वो सस्टेन रहती है, वो आपको प्रिंट में अच्छी क्वालिटी देती है। लेकिन यहाँ पर लोग एक गलती करते हैं। वो गलती ये करते हैं कि हमें वेबसाइट्स के ऊपर प्रिंट रेडी या प्रिंट टेबल साइज नहीं चाहिए। सो प्रिंट के लिए प्रिंटर्स को आपने हैवी साइज देना होता है, यानी कि बड़ा साइज देना होता है। इसलिए जो आप 12 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल जो बड़े बड़े कैमराज आप यूज करते हैं, उनकी असल में रिक्वायरमेंट प्रिंटिंग के लिए यूज होती है। अगर आप स्क्रीन की बात करें, स्क्रीन आपकी छोटी होती हैं, वो हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन हैं, उसमें हाइट और विड्थ एक लिमिटेड होती है, वो आपने प्रिंट नहीं करना होता। सो वेब के ऊपर अगर आप वो बड़े बड़े इमेजेस लगाएंगे जिनका साइज 2 MB से 4 MB बल्कि कभी कभी 10 MB से भी ऊपर चला जाता है, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। और वेबसाइट पे हैवी होने का मतलब ये है कि वो यूजर आपकी वेबसाइट पे रुकेगा नहीं। सो साइज भी फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप किसी इमेज का साइज कम करें तो फिर आपको क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सो पॉइंट ये है कि आपने अल्टीमेटली लाइट वेट इमेजेस यूज करने हैं, लेकिन क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हमें इतनी क्वालिटी चाहिए कि हम उसको प्रॉपरली दिखा सकें, यूजर एक्सपीरियंस डिस्टर्ब ना हो। और इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मैं इन तीनों में से अगर साइज सेम है तो क्वालिटी JPG की ज्यादा है, तो मैं JPG इमेज यूज करूंगा। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल कोई और इमेज यूज करते हैं, लेट्स सपोज कि आपने कोई ऐसा इमेज यूज किया जिसके पीछे ट्रांसपेरेंसी आपको नहीं चाहिए थी, तो JPG में या जिफ या GIF में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ PNG फॉर्मेट में आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मिलता है, जिसकी वजह से आप अक्सर इमेजेस यूज कर लेते हैं। सो PNG को नॉर्मली एक वेब स्टैंडर्ड भी बोला जाता है कि आप अगर वेबसाइट के लिए अगर इमेजेस यूज कर रहे हैं तो आप PNG फॉर्मेट में यूज करें, लेकिन इसकी कोई शर्त नहीं है। सो अक्सर तो लोग SVG भी अब यूज करते हैं, जिसका मतलब है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। SVG इमेजेस असल में वहां यूज होते हैं जहां पर आपको इमेजेस बड़े करने हो। सो ये नॉर्मली डिजाइन जब होते हैं, अगर आपको फॉर एग्जांपल लोगो है, छोटी स्क्रीन पे लोगो छोटा दिखना चाहिए, लेकिन बड़ी स्क्रीन पे लोगो अगर छोटा था, जब वो बड़ा होगा तो वो पिक्सेलेट हो जाएगा, यानी कि वो अक्सर उर्दू में जैसे कहते हैं कि फट जाता है इमेज, तो इमेज आपको फटा हुआ नजर आएगा, उसकी रेजोल्यूशन खराब हो जाएगी। सो SVG इमेजेस जितना मर्जी बड़ा कर लें, वो स्केलेबल रहते हैं, वो स्केल होते जाते हैं और वो एक डिफरेंट फॉर्मेट है। ये सारे फॉर्मेट्स अपनी जगह वैलिड हैं, सिर्फ आपने ये देखना है कि आपके लिए कौन सा अच्छा इमेज है या आपकी पर्टिकुलर नीड कौन सी पूरी करता है। सो इसमें ये कभी भी आपने नहीं सोचना कि मुझे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट ही यूज करना है, चाहे साइज जितना मर्जी हो जाए। सो आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूं कि जैसे कि ये इमेज जिसमें आपको 3 जूते नजर आ रहे हैं, इसमें आप तीनों में से कौन सा इमेज पसंद करेंगे अगर आप यूजर हैं। सो आपको सबसे पहला इमेज जो लेफ्ट पे नजर आ रहा है वो सबसे बेहतर लग रहा होगा। अगर उसकी रेजोल्यूशन कम करें तो वो और कम हो गई है, और अगर बिल्कुल आप रेजोल्यूशन कम करें तो बिल्कुल कम होती जा रही है। सो यूजर के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस तो पहला इमेज ही दे सकता है, लेकिन आपने ये देखना है कि उस इमेज का साइज क्या है। आपको मैं बिल्कुल हरगिज नहीं कहूंगा कि आप बीच वाला इमेज ले लें, क्योंकि वो साइज में कम होगा लेकिन क्वालिटी में थोड़ा बेहतर होगा। अगर आपको पहला इमेज बेहतर लगता है आप पहला ही लें, लेकिन कोशिश ये करें कि उसका साइज छोटा रखें या अपने ग्राफिक डिजाइनर से कहकर उसको थोड़ा सा लाइट वेट कर लें, ताकि वो बेहतर इमेज लो साइज में चला जाए, क्योंकि साइज एक बहुत बड़ा मैटर है और इस पे काफी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम साइज में आपकी वेबसाइट के ऊपर इमेजेस से ही होता है।
क्योंकि टेक्स्ट तो टेक्स्ट होता है, वो फौरन लोड हो जाता है। जो आपका एक्चुअल जो वेट होता है पेज का, जो आपका साइज होता है, वो नॉर्मली इमेजेस लेते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स या ऐसी ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपके ऊपर इमेजेस ज़्यादा लगे हुए हैं वेबसाइट के ऊपर, सो आपको काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट जल्दी लोड ना हुई तो लोग आपको छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगे। सो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि फॉर्मेट आप जो मर्जी यूज़ करें, मेक श्योर करें कि वो दिखने में इमेज अच्छा है और वो लाइट वेट है। अगर आपको सेम इमेज डिफरेंट फॉर्मेट में मिल रहा है लेकिन साइज आपको एक में छोटा एक में बड़ा मिल रहा है, तो उस फॉर्मेट में आप जाएं जो आपको साइज छोटा और क्वालिटी अच्छी दे। जिस तरह से मेटा टैग्स होते हैं HTML के लिए, जो गूगल पढ़ता है और उनको अपने गूगल सर्च रिजल्ट्स में आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और URL दिखाता है, उसी तरह से इमेजेस के लिए भी गूगल इंफॉर्मेशन पढ़ता है और उनको हम ऑल्ट टैग्स कहते हैं। जो ऑल्ट टैग्स हैं बेसिकली इनका मकसद क्या है, ये गूगल को इमेजेस के बारे में बताते हैं। और क्योंकि गूगल जब इमेजेस को क्रॉल करता है तो गूगल इमेज के अंदर क्या है उसको डिटेल में नहीं पढ़ सकता। अभी गूगल के मशीन एल्गोरिथम्स एडवांस हो रहे हैं, लेकिन अगर अभी तक के हालात देखें तो गूगल ने अभी ऐसा कुछ नहीं हमें बताया कि इमेजेस के अंदर जो भी होगा गूगल उसको पढ़ेगा भी, उसको इंडेक्स भी करेगा और मे बी उसको रैंक भी करे या उसकी बेसिस पे SEO बेहतर भी करें। सो अभी तक क्या है कि आपको अगर ऑल टैग्स नहीं लगाएंगे तो गूगल आपके इमेज के बारे में नहीं जान सकेगा। ये ऑल टैग्स होते क्या हैं? सो ऑल टैग्स का मतलब बेसिकली अल्टरनेट टैग्स हैं। अल्टरनेट टैग्स HTML में यूज़ होते हैं कि अगर आपने कोई इमेज लगाया है और इमेज लोड नहीं होता तो आपका उसकी जगह एक अल्टरनेट टैग आता है और वो अल्टरनेट टैग बेसिकली उसकी इमेज की जगह पर दिखाई देता है ताकि पढ़ने वाले को ये पता हो कि यहाँ पर इमेज किस चीज़ का है या यहाँ पर एक इमेज था। ये ऑल टैग्स या अल्टरनेट टैग्स बेसिकली गूगल भी यूज़ करता है और गूगल इन ऑल टैग्स से ये डिसाइड करता है कि अगर एक इमेज लगा हुआ है तो उस इमेज के अंदर क्या हो रहा है, मतलब वो इमेज किस के बारे में है और वो इमेज में एक्चुअली जब गूगल में कोई सर्च करे तो वो इमेज कैसे रैंक हो सकता है। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो बेसिकली आपके सामने नज़र आ रहा है ये इमेज का एक HTML टैग है। तो अगर आप HTML में इमेज देखें तो वो HTML लैंग्वेज में इस तरह से लिखा हुआ होता है। आपको तो ऑफ कोर्स वो जब नज़र आएगा तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये बेसिकली वही इमेज है जो HTML जो कोड है वो जनरेट कर रहा है। सो HTML कोड में हमने स्माइली बनाया और उसकी विड्थ और हाइट बताई और हमने उसको दिखा दिया, लेकिन लिखा हमने उसको प्रॉपर टैग के अंदर है। इसके अंदर अब अगर आप गौर करें इस टैग के अंदर ऑल्ट टैग के नाम से एक डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है जिसके अंदर स्माइली फेस का वर्ड लिखा हुआ है। ये ऑल्ट टैग क्या करेगा, अगर ये स्माइली फेस लोड ना हुआ किसी भी वजह से, अगर डिसेबल्ड है इमेजेस या इंटरनेट नहीं चल रहा था तो इमेज लोड नहीं हो सका, तो आपका वो पीछे जो टेक्स्ट नज़र आएगा उस जगह पर जहाँ पर ये इमेज ने नज़र आना था वो आपको ऑल्ट टैग नज़र आएगा। लेकिन गूगल भी इसी ऑल्ट टैग के ज़रिए इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड करेगा कि ये बेसिकली इमेज के अंदर क्या है गूगल को नहीं पता, लेकिन गूगल को अब ये ज़रूर पता है कि ये स्माइली फेस हो सकता है। तो इसी तरह से मैं एग्जांपल देता हूँ। ये आपके सामने एक कार है, ये फोर्ड मस्टैंग कार है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है इसका कलर रेड है, ये एक रोड पे खड़ी है, पीछे आसमान नज़र आ रहा है, पीछे दरख्त नज़र आ रहे हैं। लेकिन गूगल को क्या नज़र आ रहा है इसके अंदर? गूगल इसको देखकर ये जस्टिफाई नहीं कर सकेगा कि इसमें क्या क्या है। मे बी उसका एल्गोरिथम उसको ये बता दे, लेकिन क्या वो इस कदर डिटेल में जा सकता है कि इसके 4 पहिए भी हैं और ये गाड़ी है और उस गाड़ी का ब्रांड भी है और इसमें लोग खड़े हैं कि नहीं, पीछे आसमान क्या है, ये सब चीज़ें गूगल क्रॉल नहीं कर सकता या इंडेक्स नहीं कर सकता। इमेजेस के लिए गूगल को ऑल्ट टेक्स्ट चाहिए। तो अगर मैंने इसको डिस्क्राइब करना है, मैंने इस कार को अगर डिस्क्राइब वर्ड्स में करना है तो मैं कैसे करूँगा या आप कैसे करेंगे? सो लेट्स सपोज इसका मॉडल 2012 और ये फोर्ड मस्टैंग कार है जिसका मॉडल LX है और इसमें कलर इसका रेड है। सो मैं 3 पॉसिबिलिटीज़ देख सकता हूँ, जिसमें पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मैं मॉडल पहले लिखूँ, उसके बाद कलर लिखूँ, उसके बाद गाड़ी का नाम लिखूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं उसका नाम लिखूँ पहले गाड़ी का और मॉडल का, उसके बाद मैं उसका कलर लिखूँ और मैं फिर आखिर में ईयर लिखूँ। इसी तरह से मैं तीसरी पॉसिबिलिटी भी बना सकता हूँ। सवाल ये है कि इनमें से बेहतर कौन है, कौन सा वर्ड बेहतर है?
तो आपको यहाँ पर याद आना चाहिए कि हमने कीवर्ड रिसर्च पढ़ी है, और हमने जब इस कीवर्ड रिसर्च में हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी आप किसी पेज के ऊपर एक कीवर्ड ग्रुप को असाइन करते हैं, वो कीवर्ड ग्रुप्स के अंदर से आपने उसी कीवर्ड को लेकर आपने पूरे पेज की ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, उनको डिफरेंट जगहों पर यूज़ करना होता है। इसी तरह से हमने ऑल टैग्स में भी वही कीवर्ड्स यूज़ करने हैं जिस कीवर्ड के बारे में वो पेज है। तो वो कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? अगर मैंने रिसर्च की तो वो फोर्ड मुस्टैंग LX या 2012 या जो भी इसके रिलेटेड लोग सर्च कर रहे होंगे वो उस तरह से कीवर्ड हो सकते हैं, और उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर मैंने ये 3 डिस्क्रिप्शन लिखी जो मुझे लगता है तीनों ठीक हैं। सवाल ये कि इनमें सबसे बेहतर कौन है? ये तीनों बेहतर हैं, लेकिन सबसे बेहतर वो है जो यूज़र सर्च कर रहा है। सो कीवर्ड के एतबार से इन सब में सेम वर्ड्स ही हैं, तरतीब डिफरेंट है, सीक्वेंस डिफरेंट है, लेकिन असल में तीनों एक ही चीज़ को 3 डिफरेंट तरीक़ों से लिखा हुआ है। हमने ये देखना है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। अगर लोग मॉडल पहले लिख रहे हैं तो हम पहले उसको यूज़ करेंगे और हम भी उसी तरह से उसको लिखेंगे जिस तरह से लोग सर्च करते हैं। तो ये तरीका है कीवर्ड रिसर्च के साथ लोगों की अंडरस्टैंडिंग, लोगों की यूजेज को अंडरस्टैंड करने का। सो अगर मैं इसी का नाम, पहले वाला नाम लेकर मैं अगर इसको लिखूँ तो आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये इमेज का टैग कुछ अब इस तरह से बनेगा। जो हमने पहले देखा है कि इमेज स्माइली फेस का टैग किस तरह से बन रहा था, उस तरह से इमेज का टैग, मतलब फोर्ड मुस्टैंग का टैग कुछ इस तरह से बनेगा, जिसमें मैंने ऑल टैग उस फोर्ड मुस्टैंग का नाम रखा हुआ है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, जब हम बात करते हैं कि इमेज में आपने कीवर्ड्स डालने हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इमेज का ऑल टैग खाली है तो जैसे कि पहली कंडीशन में आपको नज़र आ रहा है वो एक बुरा एक्सपीरियंस है, गूगल उसको मना करता है। ये 4 सजेशन जो आपको नज़र आ रही हैं ये बेसिकली गूगल में से नज़र आ रही हैं। पहली सजेशन गूगल कहता है कि अगर आपने ऑल टैग लिखा ही नहीं है, अगर एम्प्टी ऑल टैग है, इसका मतलब कि वो अच्छा ऑल टैग नहीं है, वो इमेज की SEO अच्छी नहीं होगी, क्योंकि गूगल को नहीं पता चलेगा कि ये इमेज किस बारे में है। दूसरी ऑप्शन में अगर आपने ऑल टैग लिखा है लेकिन उसमें कीवर्ड्स आपने बहुत ज़्यादा लिख दी हैं, जिसको हम स्टफिंग बोलते हैं। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कीवर्ड ऐड करते हैं, वो भी एक बैड एक्सपीरियंस है। गूगल उससे भी मना करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स मत लिखें, आप बेसिकली बस जो भी लिख रहे हैं उसको डिस्क्रिप्टिव लिखें। तीसरे ऑप्शन में जैसे कि उसने सिर्फ एक वर्ड लिखा है पपी, अगर वो इमेज पपी का है तो पपी उसने लिखा है तो गूगल कहता है कि ये बेहतर है बाकी 2 से, जो पहले 2 हैं कुछ ना होने से या बहुत ज़्यादा होने से बेहतर है, लेकिन फिर भी ये और बेहतर हो सकता था। तो आखिरी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो उसमें उसने पूरा डिटेल में वर्ड लिखा है जो गूगल को समझाने के लिए कि वो जो पपी है वो खेल रहा है। तो इससे गूगल को क्या पता चलेगा कि वो जो इमेज है, जो गूगल इमेज देख रहा है, जिसके अंदर नहीं देख सकता क्या हो रहा है, वो यूज़र ने डिस्क्राइब किया ऑल्ट टैग के ज़रिए कि ये एक पपी की पिक्चर है और वो बेसिकली उसमें पपी जो है वो खेल रहा है फेच, मतलब कि उसको कुछ फेंका जा रहा है और वो कुछ कैच कर रहा है, उसको पकड़ रहा है जंप करके। तो इस तरह से गूगल गेस करता है कि इमेज के अंदर क्या हो रहा है और मैंने उसमें क्या दिखाना है। आपने क्या मेक श्योर करना है? आपने मेक श्योर ये करना है कि कोई भी इमेज आपकी वेबसाइट पे बगैर ऑल टैग के नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी इमेज बगैर ऑल टैग के होगा तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब होगा और हमें वो नहीं चाहिए। हमें SEO बेहतर करनी है और हम चाहेंगे कि गूगल में हम उसको बेहतर करके दिखा सकें। इसी की मैं आपको एक छोटी सी लाइव डेमो एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लाइव वेबसाइट में ऑल टैग्स लगे हुए देख सकते हैं उन इमेजेस के अंदर। मैं एग्जांपल ये डिजिस्किल्स की ही लूँगा, आइए देखते हैं। जैसे कि आप इस वक्त मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने डिजिस्किल्स की वेबसाइट खोली हुई है और इसमें आपको काफ़ी इमेजेस नज़र आ रहे हैं। टॉप लेफ्ट में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम का एक लोगो लगा हुआ है, सेंटर में डिजिस्किल्स का लोगो लगा हुआ है, राइट साइड पे इग्नाइट का लोगो और वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लोगो है। इसी तरह से एक वीडियो भी चल रही है, नीचे आपको और भी इमेजेस नज़र आ रहे हैं, बैकग्राउंड में भी इमेजेस लगे हुए हैं, कोर्सेज के भी इमेजेस लगे हुए हैं, उसके बाद ट्रेनर्स के भी इमेजेस लगे हुए हैं। ये सब इमेजेस हैं जो कि गूगल को इंडेक्स तो करने हैं, लेकिन गूगल को कैसे पता चलेगा कि किस इमेज में क्या हो रहा है। तो हम अभी देखते हैं कि हम किसी एक इमेज को चेक करेंगे कि इनके ऊपर ऑल टैग लगा भी हुआ है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये फ्रीलांसिंग के कोर्स के हेडर पे जाता हूँ और मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा मुझे HTML कोड राइट साइड पे नज़र आ जाएगा। क्रोम में ये फीचर अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इसकी कोड के ऊपर जाता हूँ तो लेफ़्ट साइड में वो इमेज वो हाईलाइट हो जाता है। तो ये जो बेसिकली इमेज का कोड है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें उसका इमेज का कोड टैग लगा हुआ है HTML का, उसमें SRC यानी कि सर्च इज इक्वल टू इमेज का फाइल नेम है, जो कि उसका लोगो है, जो कि उसका URL है बेसिकली, और उसके बाद ये ऑल्ट
का ये टैग लगा हुआ है। सो ये बेसिकली ये वो ऑल टैग है जो गूगल पढ़ता है, और इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रीलांसिंग का वर्ड लिखा हुआ है। अब सवाल ये कि क्या ये एक अच्छा ऑल टैग है या इससे बेहतर हो सकता है। तो चूंकि ये कोर्स फ्रीलांसिंग का है तो ये एक अच्छा ऑल टैग है, लेकिन ये उससे मज़ीद बेहतर इस तरह से हो सकता है कि अगर हम इसको फ्रीलांसिंग कोर्स लिख लें या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कोर्स फॉर पाकिस्तानीज़ लिख लें, तो जितना आप डिस्क्रिप्टिव होंगे गूगल को ज़्यादा अच्छा पता चलेगा कि इसमें क्या हो रहा है। आप ये भी लिख सकते हैं कि लैपटॉप ऑन डेस्क विद बुक्स फॉर कोर्स ऑन फ्रीलांसिंग विद डिजी स्किल्स। सो कहने का मकसद ये है कि जो भी आप इसमें लिखेंगे वो गूगल उसको पिक करेगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि स्क्रीन पे हमने डिजी स्किल्स की एक वेबसाइट का ऑडिट किया, उसमें हमने देखा कि किस तरह से इमेज के ऊपर ऑल टैग लगा हुआ है। अब इस ऑल टैग को बेहतर कैसे करना है वो आपकी कीवर्ड रिसर्च बताएगी। जब आप कीवर्ड रिसर्च का ग्रुप उसके साथ असाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि पेज में कितने इमेजेस आ रहे हैं और उनके ऑल टैग्स में क्या क्या होना चाहिए। सो अभी तक के लिए इतना ही। इसमें हम यही अंडरस्टैंड करना चाह रहे थे। जैसे हमने देखा कि ऑल टैग से एक टैग होता है जो गूगल पढ़ता है उसको इमेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन गूगल उसके अलावा भी कुछ चीज़ें पढ़ता है। हमने वो भी अंडरस्टैंड करनी है कि वो और क्या चीज़ें हैं जो गूगल पढ़ के हमारी बेहतर एसईओ कर सकता है। यानी कि अगर कोई हमारी प्रोडक्ट सर्च कर रहा है और हमारा इमेज उसमें रैंक कर जाए तो वो क्या क्या गूगल चीज़ें देखेगा। ऑल टैग एक चीज़ थी, लेकिन ऑल टैग के अलावा भी टैग्स मौजूद हैं जो मैं चाहूँगा कि मैं आपको इस टॉपिक में बताऊँ। तो इस टॉपिक में हमारे पास मेनली 3 और चीज़ें हैं जो गूगल मेजर करता है टेक्स्ट के हवाले से, जिसको आप अगर बेहतर कर लें तो चांसेस हैं कि हमारी एसईओ बेहतर हो जाएगी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये बेसिकली इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होता, ये माइनर इम्पैक्ट है। लेकिन अगर आप ये छोटा छोटा करके अगर आप सारे इमेजेस पे करते जाएंगे और आपकी इमेजेस पे अगर आपकी वेबसाइट पे अगर थाउजेंड्स ऑफ पेजेस हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस भी हैं तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर आप ये इमेज एसईओ के बारे में सीरियस हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट है तो आप डेफिनेटली ये ज़रूर करें। सबसे पहली जो चीज़ है वो है टाइटल ऑफ द इमेज। इमेज का टाइटल बेसिकली आप दे सकते हैं जो कि नज़र नहीं आता। जब आप इमेज का टाइटल देंगे तो आप अपना माउस इमेज के ऊपर लेके जाएंगे और थोड़ी देर के लिए रुकेंगे तो एक टूल टिप छोटी सी पॉपअप होती है आपके कर्सर के बिल्कुल पास से, जहाँ पर वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। ये तभी होगी जब उसमें टाइटल लगा हुआ होगा। अगर इमेज का आप ऑल टैग लिख रहे हैं तो आप उसका टाइटल भी ज़रूर लिखें। टाइटल लिखने के लिए बेसिकली क्या होता है कि हम दोबारा से एग्जांपल लेंगे उसी फोर्ड मस्टैंग कार की जो हमने अभी पहले देखी थी। इसमें हमने डिसाइड किया था कि इसका जो इमेज का HTML टैग बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा जिसमें उसका इमेज का URL है, इमेज का ऑल टैग्स हैं और उसके अलावा उसकी विड्थ और हाइट भी एक्सप्लेन्ड है। लेकिन अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, अब ये जो आपको नज़र आ रहा है HTML में टैग्स इसी तरह से लिखे जाते हैं, लेकिन आप इनको ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर आप स्पेस एक्स्ट्रा ना डालें, सिर्फ लाइन ब्रेक करें तो कोई मसला नहीं है, HTML फिर भी रीडेबल होती है। कुछ ब्रेक करने से ये जो टैग कोड है कुछ इस तरह से नज़र आएगा। मैंने हर कोड को, हर टैग को एक डिफरेंट लाइन में कर दिया ताकि हम समझने में आसानी करें। और मैंने ये आप देख सकते हैं कि ऑल टैग हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ये बेसिकली क्या होता है। इस ऑल टैग को ऑलरेडी हमने देख लिया है। अब हमने ऐड करना है टाइटल टैग। टाइटल टैग कैसे ऐड होगा? जिस तरह से ऑल टैग ऐड होता है उसी तरह से टाइटल टैग भी ऐड होता है। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्टिव टाइटल लिख दिया है इस इमेज के बारे में। ये एक रैंडम मैंने इमेज लेकर रैंडम मैंने एग्जांपल लिखी है। यहाँ पर आपने अपने कीवर्ड्स ही यूज़ करने हैं। याद रखें जब भी हम कोई चीज़ ऑप्टिमाइज़ करने की बात करें आपने अपने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं उस पेज के अराउंड जो आपने ग्रुप असाइन किया है उसी ग्रुप में से। आप ओवरलैप नहीं करेंगे, आप वो मिक्स नहीं करेंगे। ये याद रखना आपने हमेशा, जब भी मैं बात करूँ तो आपने ये चीज़ें ज़हन में रखनी है। जब मैंने टाइटल लिखा वो टेक्स्ट HTML में कुछ इसी तरह से नज़र आएगा, जहाँ पर ये आपको पूरे का पूरा जो टाइटल की ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट लिखें, स्पेसिफिक लिखें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ करें, लेकिन स्ट्रक्चर भी यूज़ करें। इसी तरह से आप इमेज का, अगर आपने अक्सर देखा होगा कि ख़ुसूसन ख़बरों में या अखबार अगर आप पढ़ते हैं वहाँ इमेज लगता है तो इमेज के नीचे छोटा सा कैप्शन लिखा हुआ होता है। वो लंबा भी हो सकता है लेकिन वो बहुत छोटे अल्फाज में लिखा हुआ होता है जिसमें वो इमेज को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। वो इमेज के बारे में बता रहे होते हैं कि ये कौन खड़ा है या इसमें क्या हो रहा है या वो क्या स्टोरी है। वो इमेज बेसिकली हेल्प करता है यूज़र को देखने के लिए, लेकिन वो साथ ही टेक्स्ट भी लिख देते हैं ताकि यूज़र को अगर नहीं पता तो वो जो बता दे कि ये क्या इसमें जो है ना क्या हो पा रहा है। ये चीज़ गूगल भी मेजर करता है। जब आप कैप्शन लेंगे, कैप्शन के लिए जो कोड बनेगा बेसिकली आप सबसे ऊपर फिगर का कोड ओपन करेंगे, उसके अंदर इमेज का टैग वैसे ही चलेगा जो हमने पहले लिखा था।
फिर नीचे फिगर कैप्शन का टैग ओपन होगा, क्लोज होगा, और उसके बीच में हम अपना टैग जो टाइटल जो कैप्शन लिखना है हमने उसके बीच में लिख देंगे। ये HTML की कोडिंग है और ये ऐसे ही है, हमने सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है। और अगेन हमने इतना अंडरस्टैंड करना है कि हम इसको समझ के कर सकें, या अगर हम किसी डेवलपर की सहूलत अवेलेबल है तो हम डेवलपर से करवा भी सकते हैं। तो आप इस कोड को इस तरह से लिख कर उसमें अपने कैप्शन लिखें, कैप्शन में भी कोशिश करें कि डिस्क्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा कि इमेज के अंदर क्या हो रहा है, और उसके कीवर्ड्स भी यूज़ करेंगे। अगर आप ये देखें तो ये वही कोड अगर मैं फाइनल फॉर्म में देखूं तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, और अगर मैं इसको लाइंस ब्रेक कर दूं तो वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। सवाल ये है कि अब हम क्या इस कोड को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं? जी, तो बिल्कुल ये जो कोड है वो ऑलमोस्ट रेडी है आपकी SEO के लिए, जिसमें ना सिर्फ टाइटल बल्कि उसमें ऑल टैग और उसमें कैप्शन भी लगा हुआ है। ये 3 चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली। इसके अलावा गूगल क्या देखता है टेक्स्ट के हवाले से, तो वो एक और चीज़ है जो बेसिकली तीसरा पॉइंट था कि आपका टेक्स्ट कौन सा लगा हुआ है उस इमेज के अराउंड। वो जो इमेज है वो कहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आपका बहुत लंबा पेज है और उसमें आपने एक मतलब इसी की एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने फोर्ड मुस्टैंग की एक तस्वीर ऊपर लगाई हुई है लेकिन आप फोर्ड मुस्टैंग की बात नीचे जाके कर रहे हैं जो कि तकरीबन 2-4 पैराग्राफ के बाद आ रही है, तो आपके ख्याल में क्या वो एक रेलिवेंट इमेज होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बात कहीं हो रही थी और दिखा कहीं रहे हैं आप, वो बड़ा मिसमैच सा हो जाता है, तो यूज़र को भी नहीं पसंद आएगा और गूगल भी इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता। तो आपने मेक श्योर करना है कि जहाँ पर आप इमेज लगाएं उसके अराउंड टेक्स्ट भी देख लें कि वो उस इमेज के रेलिवेंट है कि नहीं, क्योंकि वो टेक्स्ट गूगल मैयर करता है कि इसके अराउंड टेक्स्ट क्या लगा हुआ है और उसके इमेज कौन सा लगा हुआ है। तो अगर वो रेलिवेंट होगा, वो रिलेट करेंगे एक दूसरे से, तो गूगल आपको ज़्यादा अच्छी रैंकिंग देगा। तो ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस की, जिसमें टाइटल, कैप्शन और टेक्स्ट अराउंड इमेज, ये 3 चीज़ें आपको और देखनी है ऑल टैग के बाद, जो कि गूगल मैयर कर सकता है, और जितना ज़्यादा आप इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा SEO बेहतर होगा। अच्छा, अभी मुझे पता है कि आप लोग वो कोड्स देख के शायद परेशान हो गए होंगे कि ये हम कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको चूँकि बार बार ये बताया है कि आप वर्डप्रेस में अपना वेबसाइट अगर बनाएं तो आपको वर्डप्रेस काफ़ी चीज़ें आसान कर देता है। ये जैसे कि आप वर्डप्रेस में विंडो देख सकते हैं कि अगर आप वर्डप्रेस में इमेज लगाएंगे तो ये बॉक्सेस आपको मिलेंगे जिसमें आप टाइटल, ऑल टैग और दूसरी चीज़ें उसके बारे में लिख सकते हैं। तो आपको कोड से खेलने की ज़रूरत नहीं है, आप वर्डप्रेस के ज़रिए सिर्फ इसको फिल करेंगे, यहाँ जो आपने एग्जैक्ट लिखना है वो चीज़ लिखेंगे, वर्डप्रेस खुद ही पीछे कोड हैंडल करेगा और अल्टीमेटली आपका इमेज जैसे जब पब्लिश होगा वो SEO ऑप्टिमाइज्ड होगा। तो वर्डप्रेस में आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमने चूँकि HTML भी पढ़ लिया है तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपको HTML की वेबसाइट मिले या आपको अगर HTML कोड देखना पड़ जाए तो आपको नहीं समझ आएगी, क्योंकि ये बहुत ईजी है और आप ये सारा कोड मतलब याद भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको कहीं सेव कर सकते हैं और बार बार इसको रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसको देख लें, कॉपी करें, टैग्स चेंज करें और उसको इंटरनेट पर जितने भी एसेट्स हैं उन सब का एक URL होता है, और इसीलिए इसको URL बोलते हैं क्योंकि ये एक यूनिक रिसोर्स लोकेट करता है। उसको URL मतलब यूनिक रिसोर्स लोकेटर इसीलिए बोलते हैं कि जितने भी एसेट्स होते हैं वेब के ऊपर उन सब का एक एड्रेस होता है, एक लोकेशन एड्रेस होता है जिसको URL बोलते हैं। एसेट क्या होते हैं? एसेट बेसिकली आपकी वेब पे कोई भी फाइल, कोई भी इमेज, कोई भी बुक या कोई भी पेज, ये सब एसेट्स कहलाते हैं टेक्निकल ज़ुबान में। तो इनको एक्सेस करने के लिए ब्राउज़र्स को एड्रेसेस चाहिए होते हैं जो कि URL कहलाते हैं, और हर एक चीज़ का एक एड्रेस होता है। जो आपका पेज है, जो आपका इमेज है, जो आपकी फ़ाइल है, जो भी आप अपलोड करेंगे इंटरनेट के ऊपर उसका एक एड्रेस जनरेट होगा। इसी तरह से इमेजेस का भी एक एड्रेस होता है। इमेजेस का एड्रेस बेसिकली जनरेट जो होता है वो 2 चीज़ों से जनरेट होता है। एक, उसकी फ़ाइल का नाम क्या था, आपने इमेज का नाम क्या रखा था, वो जब अपलोड होगा उसका URL भी वही बनेगा। उसमें जैसे भी जो भी लिखा था आपने वो वैसे ही आपको उसमें URL डेवलप होगा। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो उसका कि वो डायरेक्टरी कहाँ पर अपलोड हुआ, जहाँ वो अपलोड हुआ वो उसका URL डायरेक्टरी का, उसके आगे फ़ाइल का नेम लग के वो पूरा एक इमेज बन जाता है। तो अभी तक जो मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर आप उसको गौर करें तो कुछ इमेज का टैग इस तरह से आपको नज़र आ रहा था। इस एग्जांपल के अंदर आप अगर गौर करें तो ये बेसिकली आपका इमेज का URL था, ये वो फाइल थी जो फोर्ड मुस्टैंग की फ़ाइल हमें नज़र आ रही थी। तो आपकी फ़ाइल का URL कुछ इस तरह से होता है, जिसका मतलब ये कि example.com पे ये अपलोड हुई और उसके बाद उसमें जो आगे URL बन रहा है वो
बेसिकली वो जो पार्ट है आखिर वाला, वो ये आपका नाम है इमेज का। सो ये जो नाम है ये हमने डेस्कटॉप पे ही अपने सिस्टम पे ही पहले रख लिया था। जब मैंने अपलोड किया example.com पे तो इसका पूरा URL example.com/फाइल नेम बन गया। अब इस फाइल नेम में मैंने चूँकि SEO के लिए मैंने कीवर्ड रिसर्च की हुई थी, तो मैंने उसमें वही नाम लिखे जो मैंने उस पेज पे जिसको ऑप्टिमाइज़ करना था, जो कि फोर्ड मुस्टैंग से रिलेटेड थे। आप इमेजिन करें कि अगर मैं फ़ाइल नेम ना रखूं, या हम जो भी फ़ाइल नेम रखते हैं अगर वो कैमरा जो हम यूज़ करते हैं उसके मुताबिक रखें, तो कुछ आपको इस तरह से फ़ाइल नेम जनरेट होते हैं। ये वो फ़ाइल नेम्स हैं जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट कैमराज प्रिंट करते हैं आपके इमेजेस के ऊपर। अगर आप मोबाइल चूज़ कर रहे हैं या अगर आप DSLR या दूसरे ट्रेडिशनल कैमराज यूज़ कर रहे हैं, तो आपके जितने भी इमेजेस होते हैं उनके ऊपर नंबर लगे हुए होते हैं। अगर वो नंबर लगेंगे कुछ इस तरह से नज़र आएगा, तो आप बताएं कि क्या आपको लगता है कि गूगल इसको देखकर ये बता सकता है कि उस इमेज के अंदर वो एक फोर्ड मुस्टैंग कार है जिसका कलर रेड है या कुछ भी? जी नहीं। सो बेसिकली यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें ऑल टैग्स और जो दूसरी चीज़ें वो यूज़ करनी पड़ती हैं, और उसमें फ़ाइल नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो भी फ़ाइल बनाएं, जो अपलोड करें, उसको पहले रीनेम ज़रूर कर लें अपने कीवर्ड्स के साथ, ताकि आपको पता हो कि जब ये अपलोड होगा उसका जो सब कुछ है वो ऑप्टिमाइज्ड होगा। सो फॉर एग्जांपल इस पूरे फोर्ड मुस्टैंग के इस टैग में मैं अब आपको बताऊं तो ये तकरीबन पूरा ऑप्टिमाइज्ड है, जिसमें ना सिर्फ उसका टाइटल, उसका ऑल टैग, उसका कैप्शन और उसकी जो बाकी चीज़ें ऑप्टिमाइज्ड हैं, बल्कि उसका फ़ाइल का नेम भी ऑप्टिमाइज है, जिसकी वजह से उसका URL भी उसी कीवर्ड के अराउंड है जो हमने रिसर्च किए थे। सो अगर आपने किसी भी इमेज को SEO करना हो तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कैसे आपने सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इमेज की SEO अच्छी नहीं होगी, और अगेन आपको यही मसला बार बार पेश आएगा कि आपका इमेज रैंक नहीं करेगा। तो अगर आप अपने इमेज को एक एक करके ऐसे ऑप्टिमाइज़ करते चले जाएँ, तो अल्टीमेटली जब आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी होती चली जाएगी, आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मैंने सारे इमेजेस दोबारा से करने हैं। सो आपके इमेजेस ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड होंगे। अब ये एग्जांपल मैं आपको, अगर आप मतलब आपके क्लाइंट के हवाले से देता हूँ कि अगर आपके क्लाइंट नया है और उसकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, उसके इमेजेस में मसले हैं ये, तो आप उनको सजेस्ट करेंगे कि आप ये ठीक करवाएं, वरना आप SEO अच्छी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये करना तो है ही, इसके बगैर गुजारा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बड़ी वेबसाइट है तो टाइम लगेगा, लेकिन करना अगर शुरू कर देंगे आप तो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा। एक छोटी सी मैं आपको टिप दे सकता हूँ कि अगर आपने ये ऑप्टिमाइजेशन शुरू करनी है तो कोशिश करें कि टॉप पेजेस से शुरू करें, वो पेजेस जो ज़्यादा चलते हैं, वो पेजेस जिन पे ज़्यादा ट्रैफिक आती है, या वो पेजेस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप बेचना जल्दी चाहते हैं। तो आप वहाँ से स्टार्ट करें और करते करते उन पेजेस पे चले जाएं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं हैं लेकिन रखने ज़रूरी हैं। तो आप इस तरह से आसानी से अच्छी SEO जल्द से जल्द एक अच्छी SEO की तरफ चले जाएंगे, जिसमें आपको इमेजेस काफ़ी हेल्प करेंगे। हमें पता है कि गूगल यूज़र एक्सपीरियंस को बड़ा प्रेफर करता है, और जिस तरह से हम टेक्स्ट में रेलिवेंसी देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसी तरह से हम इमेजेस में भी रेलिवेंसी और उसकी क्वालिटी देखते हैं। रेलिवेंसी और क्वालिटी से क्या मुराद है? अब ये वेरी करेगी बिजनेस टू बिजनेस कि आपका बिजनेस क्या है, उसके ऊपर आपने पेज कौन सा बनाया है और उस पेज के ऊपर इमेज कौन सा लगा हुआ है। अब ये रेलिवेंसी एक क्लास में या एक वर्ड में नहीं डिस्क्राइब हो सकती, ये हर बिजनेस की या हर तरह से हर पेज की डिफरेंट हो सकती है। सो ये आपने देखना है कि ये कैसे इम्प्रूव हो सकती है। और क्वालिटी से क्या मुराद है? क्वालिटी से मुराद ये है कि वो इमेज जो हो वो देखने वाला हो, वो खूबसूरत होना चाहिए, वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। क्वालिटी तब बिल्ड होती है जब लोगों को वो चीज़ अच्छी लगती है। सो रेलिवेंसी और क्वालिटी ये मैं नहीं कह रहा, ये बेसिकली गूगल की गाइडलाइंस हैं कि आप इन दोनों चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों चीज़ें आपकी वेबसाइट को हेल्प करती हैं, आपके कन्वर्जन्स को हेल्प करती हैं और आप पर रिटेंशन को हेल्प करती हैं। अब रिटेंशन और कन्वर्जन से क्या मुराद है? रिटेंशन से मुराद ये कि अगर आपका पेज अच्छा है, उसके ऊपर टेक्स्ट भी अच्छा लिखा हुआ है, फिर आपने इमेजेस भी उसके ऊपर बड़े अच्छे जो दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं और वो क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं, अगर आपने वो इमेजेस भी लगाए हैं तो यूज़र ज़्यादा देर रुकेगा। अगर ज़्यादा देर रुकेगा तो डिसीजन लेने में उसको आसानी होगी, वो ज़्यादा देर टाइम आपके साथ स्पेंड करेगा तो ज़्यादा आपसे एसोसिएट होगा और फिर वो कन्वर्ट भी होगा। मतलब कि या तो वो आपसे साइन अप करेगा, या तो आपसे आपको कॉल करेगा, या तो वो आपसे जो है ना वो कुछ भी जो आप बेच रहे हैं वो बाय कर लेगा। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं।
अब इसका कुछ लोग कहेंगे कि डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं है एसईओ की रैंकिंग के ऊपर, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि गूगल इसको गाइडलाइंस में बताता भी है अपनी कि आपने रेलिवेंसी और क्वालिटी देखनी है, और वो उसको मैयर भी करता है, क्योंकि अगर इमेज पे और इमेज अच्छा होगा, पेज अच्छा होगा, तो लोग रुकेंगे, और अगर लोग रुकेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो आपका जो रिस्पॉन्स रेट है, मतलब कि आपका जो रिटेंशन रेट है वो बढ़ जाएगा। और इस जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इमेज की क्वालिटी और रेलिवेंसी भी मैटर करती है, इसी तरह से उसकी प्लेसमेंट भी मैटर करती है। जिस तरह से हमने मेटा टैग की जब बात की थी, तो हमने ये डिसाइड किया था कि अच्छे कीवर्ड्स और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हम शुरू में लिखेंगे, ताकि गूगल को पता हो कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें पहले आ रही हैं, क्योंकि गूगल पहले ही आने वाली चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। सेम थ्योरी अप्लाई होगी इमेजेस के ऊपर, कि अगर आपका इमेज इंपॉर्टेंट है, उसको आप पहले यूज़ करें, उसको ऊपर लेकर आएँ, ताकि गूगल उसको इम्पोर्टेंस दे कि अगर वो पहले यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब मे बी पॉसिबिलिटी है कि वो ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका इमेज है। और इसी तरह से गूगल उसको मैयर करता है कि इम्पोर्टेंस में वो कहाँ पर आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक इमेज, आपको बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है और आपको लगता है कि वो यूज़र को देखना चाहिए, लेकिन आपका इमेज नीचे करके कहीं पेज पे पड़ा हुआ है और यूज़र स्क्रॉल करके वहाँ तक गया भी नहीं और वो आपका पेज क्लोज करके चला गया, तो कभी भी उसको वो नज़र इमेज नहीं आएगा जो आप चाहते थे कि उसको फ़ौरन नज़र आ जाए। तो जिस तरह से आप उसको फ़ौरन वो इमेज दिखाने के लिए ऊपर लगाएंगे, इसी तरह से गूगल भी यही अंडरस्टैंड करेगा कि ऊपर लगने वाला इमेज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। आपने ये देखना है कि एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्रोमिनेंटली नज़र आएँ, ऊपर नज़र आएँ, लेकिन ये भी देखना है कि वो राइट टेक्स्ट के अगेंस्ट नज़र आएँ। हमने पहले बात की कि अगर आप टेक्स्ट जो लिखेंगे इमेज के अराउंड, गूगल उसको मैयर करता है, लेकिन आप कौन सा टेक्स्ट कहाँ लिखेंगे और उसके साथ कौन सा इमेज लगाएंगे, ये पूरा कंटेंट का जो है, वो पेज का जो कंटेंट है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा टेक्स्ट या कौन सा इमेज कहाँ लगना है। ये आपने डिसाइड करना है, और जो है ये आपने देखना है कि आपके पेज की रिक्वायरमेंट क्या है। मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखा सकता हूँ पेज का। फॉर एग्जांपल, ये वाला स्ट्रक्चर अगर आपके पेज का है तो उसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये बॉक्सेस लगे हुए हैं वहाँ बेसिकली इमेजेस ने आना है। सो इस वायर फ्रेम में आप ये देखेंगे कि किस तरह से एक पेज का लेआउट दिखता है नॉर्मली, और किस तरह से इमेजेस का लेआउट चेंज हो सकता है। तो जहाँ पर ऊपर बड़ा इमेज लगा है उसके साथ हेडिंग भी बड़ी है, उसके साथ टेक्स्ट भी ज़्यादा बड़ा होगा, उसके साथ ही नीचे 2 इमेजेस की जगह बनाई है और उसके साथ भी टेक्स्ट लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसका लेआउट चेंज कर दूं, अगर हम इस लेआउट को देखें तो इसमें आप देखेंगे कि एक बड़ा बॉक्स लगा है जिसमें एक इमेज आएगा और उसके साथ टेक्स्ट आएगा इंपॉर्टेंट, नीचे बटन लगा हुआ है येलो कलर का, और फिर नीचे 3 कॉलम्स हैं जिसमें 3 इमेजेस आ सकते हैं। और ये प्लेसमेंट डिफरेंट है पहले वाले इमेज से, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इमेजेस का इस्तेमाल और उनके साथ जो लिखे जाने वाला टेक्स्ट है वो प्रॉपरली यूज़ हुआ हुआ है। इसमें कौन सा इमेज आएगा, इसमें कौन सा टेक्स्ट लगेगा, ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं पेज टू पेज। आपने अपने बिज़नेस के लिए या आपके क्लाइंट के बिज़नेस के लिए जो भी आप पेज बनाएंगे, उसमें आपने ये साइकी देखनी है कि यूज़र किस एंगल से आ रहा है, यूज़र क्या सोचते हुए आ रहा है और वो आके क्या एक्सपेक्ट करेगा, और जो वो एक्सपेक्ट करेगा आप उसको फ़ौरन ऊपर दिखाएं। उसी से इंपॉर्टेंस बिल्ड होगी, उसी से रेलिवेंस बिल्ड होगी, और वही क्वालिटी भी कहलाएगी। क्योंकि अगर आपने यूज़र को फ़ौरन मैसेज दे दिया जो उसको चाहिए था, तो वो वही बात है कि वो रिटेन करेगा आपकी वेबसाइट पे, वो कन्वर्ट करेगा और वो जल्दी आपको जो है वो रिज़ल्ट भी दे सकता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को नहीं ध्यान में रखेंगे तो यूज़र आएगा, आपका पेज देखेगा और उसको अगर समझ नहीं आई, उसको जल्दी कुछ नज़र नहीं आया, तो वो गूगल लाइक स्पीड। गूगल को स्पीड पसंद है, और अगर आप गूगल का URL ओपन करें तो वो बहुत ही तेज़ी से लोड होता है। ना सिर्फ ये तेज़ी से लोड होने वाला जो वेबसाइट है, वो ना सिर्फ गूगल अपनी वेबसाइट रखता है, बल्कि वो लोगों से भी कहता है, यानी कि यूज़र्स से कहता है कि वो भी जितनी वेबसाइट्स हैं वो उनके यूज़र्स को भी तेज़ी से लोड होती हुई मिलें। तो इसी वजह से गूगल ने स्पीड को एक रैंकिंग फैक्टर बना दिया। रैंकिंग फैक्टर से मुराद कि गूगल अब स्पीड को मैयर करता है कि कितनी देर में कौन सी वेबसाइट लोड हो रही है, और अगर वो लेट लोड हो रही है तो गूगल आपको पेनल्टी भी डालता है। पेनल्टी आपको कैसे डालता है? वो आपको रैंक नहीं करेगा, और वो उन वेबसाइट्स को रैंक करेगा जो एक्चुअली जल्दी लोड होती हैं। सो गूगल की रिसर्च के मुताबिक, गूगल ने बेसिकली ये काम रिसर्च से किया है,
और रिसर्च के मुताबिक कुछ ये स्टैट्स गूगल को मिले हैं जिसकी वजह से गूगल बहुत सीरियस है स्पीड के बारे में, और ये स्टैट्स गूगल ने हमें दिखाए हैं कि किस तरह से स्पीड मैटर करती है। तो मैं आपको उसके बारे में बताता चलूँ कि अगर आपकी वेबसाइट 1 सेकंड से 3 सेकंड तक लोड टाइम लेती है तो यूज़र 32% जो है बाउंस रेट वो बढ़ जाता है। बाउंस रेट का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट से अगर कोई विज़िट करे और वो विज़िट करते हुए उसी पेज से छोड़ जाए, उसको बाउंस रेट कहते हैं। तो आपकी वेबसाइट पे कोई भी कहीं से भी आए और आपके लैंडिंग पेज पे लैंड करे, लैंडिंग पेज से मुराद जिस पेज पे वो लैंड कर रहा है वो कोई भी पेज हो सकता है, होम पेज भी हो सकता है, वो इनर पेज भी हो सकता है। उस पर आते ही वो उसको एग्जिट कर जाए, उधर से ही बंद कर दे। गूगल इसको बाउंस रेट के तौर पे जानता है, और बाउंस रेट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आपके लिए नुकसान है। नुकसान इस तरह से गूगल ये समझता है कि मतलब कि हज़ारों लोग अगर उसके सर्च इंजन से क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आते हैं और जैसे ही आपकी वेबसाइट पे आकर वो फ़ौरन छोड़ जाते हैं, उससे क्या होता है कि वो आपकी जो बाउंस रेट को कैलकुलेट करता है और वो देखता है कि शायद गलत लोग वेबसाइट पे आ रहे थे इसलिए उनको कुछ मिला नहीं और वो छोड़ के चले गए, या शायद लोग अगर सही थे तो पेज पे कंटेंट गलत था तो इसलिए वो छोड़ के चले गए। ये बाउंस रेट बहुत ही डेंजरस हो सकता है। अगर आपने रिटेंशन बढ़ानी है तो आपको बाउंस रेट कम करना होता है। स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गूगल की रिसर्च के मुताबिक अगर आपका लोडिंग स्पीड जो है पेज की वो अगर 1 सेकंड से 3 सेकंड पे चली जाती है तो आप तकरीबन 32% बाउंस रेट इंक्रीज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आपका लोडिंग स्पीड जो है वो 1 सेकंड से 5 सेकंड पे चली जाती है तो 90% बाउंस रेट इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह से अगर आप 6 सेकंड पे जाते हैं तो 106% इंक्रीज़ होता है, और इसी तरह से अगर आप 10% अगर आपका लोडिंग टाइम बढ़ जाए उस पेज का तो वो 123% आपका बाउंस रेट बढ़ जाता है। सो ट्रेनिस, जैसे कि आपने देखा कि गूगल खुद रिसर्च के साथ ये साबित करता है कि जैसे जैसे पेज का लोड टाइम बढ़ता है वैसे वैसे आपका बाउंस रेट बढ़ता है। बाउंस रेट का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट पे लोग आने वाले आपको छोड़ के जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो स्पीड में फैक्टर है वो इमेजेस की वजह से होता है, क्योंकि आपका टेक्स्ट तो बहुत जल्दी लोड हो जाता है, उसके अलावा इमेजेस होते हैं जो सबसे ज़्यादा स्पेस लेते हैं। इमेजेस के बाद आपके स्क्रिप्ट्स हैं और आपकी दूसरी कोडिंग भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम इस टॉपिक में इमेजेस की बात कर रहे हैं और इमेजेस बहुत ज़्यादा स्पेस ले सकते हैं। सो होता क्या है, जब आप पिक्चर खींचते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से या DSLR कैमरा से, लोग उसको वैसे ही अपलोड कर देते हैं। वैसे ही अपलोड करने का नुकसान क्या होता है, आप जब 10 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल या ये मेगापिक्सल के कैमरा यूज़ करते हैं और वो तस्वीरें खींचते हैं, तो होता क्या है कि आपके उस कैमरे की तस्वीरें बहुत बड़ी होती हैं। वो बहुत बड़ी होने से मुराद कि वो प्रिंट रेडी होती हैं कि आप उनको प्रिंट करा सकते हैं और वो अच्छी क्वालिटी में प्रिंट हो सकती हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें प्रिंट रेडी वेबसाइट जो इमेजेस हैं वो हमें वेबसाइट के ऊपर नहीं चाहिए होते हैं। हमारी स्क्रीन की रेजोल्यूशन लिमिटेड हैं और इन स्क्रीन की रेजोल्यूशंस तकरीबन कुछ आपके सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं कि HD रेजोल्यूशन भी 1920x1080p होती है। अगर आप HD के नाम से वाकिफ़ हैं तो आप TV HD लेते हैं, आप स्क्रीन HD लेते हैं, या आपके लैपटॉप की स्क्रीन HD होती है। उसका मतलब ये है कि मैक्सिमम रेजोल्यूशन उसकी 1920x1080p है। ये पिक्सल जो रेजोल्यूशन है बेसिकली इमेज इससे बड़ा होगा तो भी इतना ही नज़र आएगा। बड़ा होने से नुकसान क्या होगा कि वो आप बड़ा अपलोड कर तो देंगे, वो आप 4000 10,000 भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जब वो स्क्रीन पर लोड होगा तो वो इसी रेजोल्यूशन में नज़र आएगा। तो हम इस रेजोल्यूशन से बड़ा इमेज क्यों अपलोड करें जब हमारे यूज़र ने देखना ही छोटा इमेज है, क्योंकि अगर वो बड़ा इमेज लोड होगा टाइम वो उतना ही लेगा जितनी वो फाइल का साइज़ था। वो कभी 10 MB होता है, कभी 20 MB भी चला जाता है, डिपेंडिंग उनके इमेज कितना बड़ा है। गूगल की रिकमेंडेशन के मुताबिक आपके इमेज का साइज़ 100 KB से कम होना चाहिए। अगर आपका इमेज 100 KB से बड़ा है, 100 KB मतलब 100 किलोबाइट से बड़ा है, तो आपको उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए 2 तरीके हैं। 2 चीज़ें हमने देखनी होती हैं कि ऑप्टिमाइजेशन किस किस तरह से हो सकती है। पहली चीज़ इमेज की डायमेंशंस, और दूसरी चीज़ इमेज की क्वालिटी जिसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें टेक्निकली यूज़ होती हैं ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, और मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस इमेज की बात करता हूँ। ये मैंने एक तस्वीर खींची अपने मोबाइल से या अपने कैमरा से,
और तकरीबन इसका साइज़ जो था, जब मैंने वो देखा तो ये तकरीबन 14 MB का साइज़ था। अब इस 14 MB की फ़ाइल को मैं जब प्रिंट करवाने लेके जाऊँगा तो ये बहुत बड़ी फ़ाइल जो है इसका साइज़ वो होगा और ये प्रिंट में बड़ी अच्छी आएगी। लेकिन मैंने इसको वेबसाइट पे अपलोड करना है और इसकी रेजोल्यूशन जो आप देख सकते हैं वो तकरीबन 4000 और 4000x3000 यानी कि 4000 और 3000 डायमेंशंस हैं इसकी विड्थ और हाइट में। मुझे इतनी बड़ी डायमेंशंस नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी डायमेंशंस कम करूँगा और फिर दूसरा काम मैं क्या करूँगा कि इसके मैं कंप्रेस करूँगा ताकि इसकी कलर क्वालिटी स्क्रीन के बराबर आ जाए। प्रिंट वाली क्वालिटी नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रिंट वाली क्वालिटी में आपको कलर ज़्यादा चाहिए ताकि प्रिंटर उसको पिक कर सके, तो हमें वो क्वालिटी वेब पे नहीं चाहिए होती है। सो मैं एक टूल यूज़ करूँगा जिसका नाम फ़ोटोशॉप है। आपने इसका नाम सुना होगा, लेकिन घबराइए नहीं अगर आप इसको नहीं आता। ये टूल अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपके पास डिज़ाइनर अगर है तो वो तो ये यूज़ करेगा ही। लेकिन मैं इसी टॉपिक में आपको बाद में ये भी बताऊंगा कि आप इसको फ्रीली ऑनलाइन टूल से कैसे कर सकते हैं। तो प्रोसेस ज़रा समझ लें कि पहले मैं इमेज लूँगा, उसका मैंने साइज़ देख लिया कि 14 MB साइज़ है उसका, और उसका जो रेजोल्यूशन है वो 4000 से मतलब डायमेंशन 4000x3000 है। मैं फ़ोटोशॉप में जाऊँगा, उस इमेज को ओपन करूँगा, उसकी रेजोल्यूशन में रीसाइज कर दूंगा, जैसे कि 1600x800 KB, मतलब 1600x800 पिक्सल्स, जो कि मेरी रिक्वायर्ड साइज़ है। और मैं चाहूँगा कि जब मैं वेबसाइट पर डालूँ तो इससे बड़ा इमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा मुझे इमेज चाहिए नहीं। जब आप इसको रीसाइज करेंगे, इसकी डायमेंशंस कम करेंगे, तो क्या होगा कि आपका इमेज ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। वो एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो ले रहा था वो कम हो जाएगी, उसकी वजह से उसका साइज़ भी छोटा हो जाएगा। एक तरीके से साइज़ तो कम हुआ, लेकिन बाद में मुझे जो फ़ोटोशॉप ये ऑप्शन देता है कि वो पूछता है सेव करते हुए कि आपने ये सेव किसके लिए करना है। अगर आपने ये सेव वेब के लिए करना है तो उसको कंप्रेस करता है और वो वेब रेडी इमेजेस देता है, जिसका मतलब ये है कि मैं उसको वेबसाइट पे अपलोड कर सकता हूँ। और उसमें सारी एक्स्ट्रा चीज़ें उसने कंप्रेस कर दी हैं ताकि वो उतना ही इमेज चाहिए, जितना इमेज हमें चाहिए उतना ही उसको वो एक्सपोर्ट करे, और उसको जब हम अपलोड करें तो वो कम से कम साइज़ हो उसका। लेकिन अगर वो आप वेब रेडी नहीं करेंगे तो आप किसी और फॉर्मेट में या आप प्रिंट रेडी इमेजेस एक्सपोर्ट करेंगे फ़ोटोशॉप से, तो हमारा वही मसला दोबारा से आएगा कि वो साइज़ बड़ा होगा। सो मैं इसको वेब रेडी करके इसको एक्सपोर्ट करूँगा, तो कुछ इस तरह से मेरे पास एक डिफरेंट डायमेंशंस, एक डिफरेंट जो है ना साइज़ के साथ इमेज आ जाएगा। अब ये कदरे छोटा होगा उस इमेज से जो पहले हमने यूज़ किया था। इसके लिए आप कुछ टूल यूज़ कर सकते हैं जो मैं आखिर में जाके आपको बताऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इमेज का साइज़ और डायमेंशन कम करने के अलावा इमेज का रिस्पॉन्सिव होना भी ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिवनेस से क्या मुराद है? अगर आप किसी वेबसाइट को विज़िट करें तो आपको कुछ इस तरह से वो उसका डिस्प्ले जो है वो डिफरेंट स्क्रीन पे डिफरेंट नज़र आता होगा। सो आप जिस दुनिया में हम रह रहे हैं आज के दौर में, सबके पास मोबाइल हैं और सबके पास डिफरेंट लैपटॉप हैं, डिफरेंट स्क्रीन हैं, इवन कि टीवीज़ पे भी लोग अब कंप्यूटर यूज़ कर लेते हैं। सो आपकी वेबसाइट किस स्क्रीन पे किस तरह से नज़र आ रही है, इसको रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब कि आपकी वेबसाइट उस स्क्रीन के साइज़ को किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर वो स्क्रीन की अगर वो स्क्रीन का साइज़ छोटा है, जैसे कि मोबाइलों में छोटी स्क्रीन होती हैं, तो आपकी वेबसाइट वहाँ कैसे नज़र आ रही है, टैबलेट पे कैसे नज़र आ रही है, डेस्कटॉप पे कैसे नज़र आ रही है, और अगर आप टीवी पे भी खोलें तो वो कैसी नज़र आएगी। तो एक इमेज इस तरह से वेबसाइट पे लगना चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिवनेस को केटर कर सके, वो रिस्पॉन्सिवनेस फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप इमेज लगाएं छोटी स्क्रीन पे वो कट जाए, वो रिड्यूस ना हो, उसका साइज़ बैलेंस आउट ना हो, तो इमेज बुरा लगेगा। सो ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, एक उसका साइज़ और एक उसकी रिस्पॉन्सिवनेस, ये दोनों आपने बेहतर करनी है। साइज़ के लिए हमें दो चीज़ें फर्दर देखनी होती हैं, जिसमें हम उसकी डायमेंशंस देखते हैं कि वो कितनी चाहिए हमें और वो कितनी इमेज की डायमेंशंस हैं, उसको हम छोटा करते हैं, और उसके बाद हम उसका कंप्रेशन देखते हैं कि हमें कितनी क्वालिटी में वो चाहिए, उस कंप्रेशन को हम कम करते हैं। मैं भी आपको एक लाइव डेमो दिखाता हूं जिसमें आप एक फ्री ऑनलाइन वेबसाइट यूज़ करके अपने इमेजेस को छोटा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशन भी अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं। आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जो आप डाउनलोड कर सकेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यह कैसे होता है। जैसे कि आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं कि इसमें मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, resize.net। ये एक वेबसाइट है जिसमें आप फ्रीली अपने इमेजेस को रीसाइज कर सकते हैं, उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको और टूल्स चाहिए तो आप सिंपल गूगल में जाएं और इमेज रीसाइजिंग टूल्स आप सर्च कर सकते हैं, या इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल्स भी आप सर्च कर सकते हैं। आपको बेशुमार टूल्स मिल जाएंगे जो आप डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं इस टूल को यूज़ करते हुए मैं आपको एक इमेज ऑप्टिमाइज़ करके दिखाऊंगा। ये इमेज पाकिस्तान के इंडस रिवर के बारे में है। अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं तो इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये एक इमेज है जो बेसिकली पाकिस्तान में एक रिवर का इमेज है। और चूँकि मैंने इसको अपनी वेबसाइट पर लगाना है, मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको डाउनलोड किया। अब मैं इसको अपलोड करने से पहले ये देखूँगा कि क्या ये इमेज वेब फ्रेंडली या एसईओ फ्रेंडली है कि नहीं, क्योंकि उसमें मुझे ये देखना है इसका साइज़ क्या है। अगर आप मेरी स्क्रीन के राइट साइड पे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये बेसिकली JPEG इमेज है और इसका जो साइज़ है वो 1.2 MB है। हमने जैसे कि अभी अंडरस्टैंड किया कि इमेज का साइज़ तकरीबन KBs में होना चाहिए, तो जितना आप इसको छोटा कर सकें उतना बेहतर है। और उसके बाद इसकी डायमेंशन अगर आप देखें तो ये डायमेंशन 4000 to 3000 डायमेंशन हैं इसकी। और ये डायमेंशन बेसिकली क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हैं मेरी रिक्वायरमेंट से। तो मैं इस इमेज को अपलोड करूँगा उस वेबसाइट के ऊपर, इसको रीसाइज करूँगा और इसको कंप्रेस करूँगा और फिर हम देखेंगे कि इसका क्या साइज़ बनता है। तो मैं वापस आता हूँ वेबसाइट के ऊपर, यहाँ मैं अपलोड इन इमेज पे क्लिक करूँगा और मैं उस इमेज को सिलेक्ट करूँगा और उसको ओपन कर लूँगा। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा वो उसको अपलोड करेगा और मुझे एक प्रीव्यू दिखाएगा। जैसे कि आपने देखा कि इमेज अपलोड हो चुका है और वो मुझे ये बता रहा है कि ये इमेज 1 घंटे में डिलीट हो जाएगा। सो हमें इसको अभी फ़ौरन एक्सपोर्ट करना है। तो आप देखेंगे कि मेरे इमेज का जो साइज़ है उसने इमेज का प्रीव्यू मुझे दिखा दिया है। मैं उस इमेज को क्रॉप नहीं करूँगा। क्रॉप का मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप काट सकते हैं। तो इमेज मुझे पूरा ऐसे ही चाहिए, मुझे उसको काटना नहीं है, मुझे उसकी सिर्फ डायमेंशंस कम करनी है। तो मैं इस सेकंड ऑप्शन को छोड़ दूंगा और उसके बाद मैं जाऊंगा रोटेट इमेज थर्ड ऑप्शन पे, वो भी मुझे नहीं करना तो मैं उसको भी छोड़ दूंगा। फोर्थ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसको रीसाइज करना है या नहीं। तो आप देखेंगे कि मेरी रेजोल्यूशन जो थी 4128 इंटू 3096, ये वही रेजोल्यूशन है जो आपने मेरी स्क्रीन पर देखी थी पहले, जो अब मुझे डेस्कटॉप पर नज़र आ रही थी। अब मुझे इस रेजोल्यूशन को छोटा करना है, जो कि मेरी वेबसाइट से रिलेटेड, मेरी वेबसाइट पे अपलोड होने से मतलब जो भी मेरी वेबसाइट की रेजोल्यूशन है मैं उसको उतना करना चाहूँगा। सो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी वेबसाइट की विड्थ बतानी है कि कितनी विड्थ आपको चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी वेबसाइट 1200 पिक्सल वाइड है तो मुझे 1200 चाहिए, मुझे उससे ज़्यादा विड्थ नहीं चाहिए। तो अगर आप इसकी विड्थ चेंज करेंगे और हाइट चेंज नहीं करेंगे तो इमेज वो ख़राब हो जाएगा। इसको मेक श्योर करने के लिए कि जैसे ही आप विड्थ चेंज करें आप जो है वो हाइट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, उसके लिए आप एक कीप एस्पेक्ट रेशो का ये चेक मार्क चेक रखेंगे। इससे होगा ये कि जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली वो भी कम या ज़्यादा होगा। तो अभी ट्राई करते हैं कि मुझे 4000 की जगह मुझे 1200 इसकी रेजोल्यूशन चाहिए। तो आप देखेंगे कि मैं 100% से 29% तक आ गया हूँ। ये एक्स्ट्रा इमेज का साइज़ जो था वो ख़त्म हो जाएगा। अब इमेज 4000 पिक्सल से कम होकर 1200 पिक्सल रह जाएगा और उसके साथ ही मेरी जो हाइट है वो भी कम हो गई है। सो विड्थ और हाइट मैंने एडजस्ट करनी है। आप इसको कस्टम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि आप एस्पेक्ट रेशो रखें और एक विड्थ चेंज करें ताकि हाइट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। उसके नीचे मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा वो फैक्ट्स नहीं चाहिए। ये इफ़ेक्ट्स जो है ना वो हमारे इमेज को ख़राब कर सकते हैं, तो मैं इसको नो फिल ऐसे ही रखूँगा। ऑप्शन 5 में वो मुझे कुछ और ऑप्शन दे रहा है बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट की, वो भी मुझे नहीं चाहिए। ऑप्शन 6 में चूँकि ये JPG इमेज था, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो हमें इसका फॉर्मेट भी चेंज नहीं करना, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। आखिर में वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने इमेज की क्वालिटी कैसी रखनी है। हमने इसको बेस्ट इमेज बनाना है, वो हाई रेजोल्यूशन कर देगा, उसको नॉर्मल करना है या प्रोग्रेसिव करना है। मैं आपको यहाँ रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इसको प्रोग्रेसिव रखें। ये सबसे बेहतरीन फॉर्मेट है वेब के लिए। इससे इमेज आपका प्रोग्रेसिवली लोड होता है, जिसका मतलब ये है कि इमेज अगर आधा भी लोड हुआ है तो वो आधा भी दिखा सकेगा। तो ये बेहतर टेक्नोलॉजी है, ना कि आप पूरे इमेज का वेट करें। आप बल्कि थोड़ा थोड़ा इमेज जैसे लोड होता है आप वैसे प्रोग्रेसिवली इसको इमेज को देख सकते हैं। जब आप ये सब कुछ कर चुके होंगे, मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ। मैंने सिर्फ इमेज अपलोड किया और मैंने उसकी रेजोल्यूशन चेंज की, जिसको रीसाइजिंग भी कह सकते हैं आप। और उसके बाद मैंने जो है डायमेंशन चेंज करने के बाद मैंने उसकी कंप्रेशन भी उसको प्रोग्रेसिव कंप्रेशन कर दी। और यहाँ इमेज क्वालिटी मैं तकरीबन 80% रखूँगा, मुझे इससे ज़्यादा क्वालिटी नहीं चाहिए। सो यहाँ पर 80% मतलब मुझे क्वालिटी चाहिए। और जब मैं इसको रीसाइज करूँगा
तो ये मुझे नीचे वो रीसाइज करके उसकी ऑप्शन बता देगा। वो ये मुझे बता रहा है कि पहला इमेज जो था वो तकरीबन 1.1 MB साइज़ था उसका, जबकि नया इमेज जो रीसाइज होके वो 113 KB रह गया है। सो आप देखेंगे कि किस कदर ये जो है इसका साइज़ कम हो गया है। अगर इसको मैं देखना चाहूँ तो मैं क्लिक करके इसको लोड करूँगा तो आप देखेंगे कि ये मेरी स्क्रीन पे अभी भी ऑलमोस्ट पूरा ही नज़र आ रहा है। इससे बड़ा मुझे इमेज चाहिए नहीं, तो मैं क्यों उसको इससे बड़ा अपलोड करूँ जो कि मेरी ज़्यादा स्पेस लेगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वहीं पर ही डाउनलोड हो चुका है जहाँ पर मेरा पहले इमेज पड़ा हुआ था। वो पहले इमेज का साइज़ जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 1.2 MB है, जबकि दूसरे इमेज का साइज़ 116 KB है। इसको मैं अगर मज़ीद 80% से कम करके ये 75% क्वालिटी इसकी कर दूँ, जो मुझे लगता है कि वो भी काबिल कबूल हो सकती है, क्योंकि मैंने जब इमेज देखा तो उसमें क्वालिटी ठीक लग रही है। मैं कोशिश ये करूँगा इसको मैं दोबारा रीसाइज़ करूँ छोटे साइज़ के साथ, तो देखते हैं कि इसकी कम क्वालिटी में क्या रिज़ल्ट आता है। तो आप देखेंगे जैसे मैंने इसकी इमेज क्वालिटी कम की 75% पे, वो जो इमेज है उसका साइज़ 94.5 KB हो गया, जो कि 100 KB से भी कम है। मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि ये मुझे ठीक लग रहा है या नहीं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इमेज मुझे भी अभी भी ठीक लग रहा है। सो अगर आपको भी ये ठीक लग रहा है तो आप ऐसे इमेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि इमेज ख़राब हो गया है तो आप बड़ा साइज़ यूज़ कर लें। सो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं 75% वाले को यूज़ करूँगा और उसको डाउनलोड करने के लिए मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और ये मेरे डेस्कटॉप पे जब डाउनलोड हो जाएगा तो आप आराम से देख सकते हैं कि बेसिकली मैंने 1.1 MB का इमेज 94 KB में रीसाइज़ किया, कॉम्प्रेस किया, जबकि उसकी क्वालिटी भी ख़राब नहीं हुई। जब इसकी क्वालिटी सेम है तो ये वेब यूज़र्स को भी यही नज़र आएगा और इसी से मेरी वेबसाइट की स्पीड जो है वो काफ़ी % ज़्यादा हो जाएगी। और आप ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि गूगल आपको इस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की वजह से कितनी रैंकिंग दे सकता है। ट्रेनिंग्स, जैसे कि आपने देखा कि इमेजेस बहुत हैवी हो सकते हैं। अगर आप बड़े इमेजेस अपलोड करेंगे तो आपकी वेबसाइट को वो स्लो कर देंगे। आपने इमेज को ऑप्टिमाइज़ करना है, उनको रीसाइज़ करना है, डायमेंशंस कम करनी है और उसको कंप्रेस करके फिर अपलोड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आपका पेज लोड ना हुआ तो यूज़र छोड़ के चले जाएंगे, जैसे कि गूगल के रिसर्च ने साबित किया। और ना सिर्फ यूज़र छोड़ के जाएंगे बल्कि गूगल आपको SEO में रैंकिंग भी नहीं देगा। और हम SEO का कोर्स सिर्फ इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमने एक्चुअली रैंकिंग लेनी है। सो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है जो बहुत सारे लोग करते हैं। आपको इसको अवॉइड करना है और आपको प्रॉपर अपने सारे इमेजेस को कंप्रेस करके उसकी डायमेंशंस उतनी बना के जितनी आपको चाहिए। साइट मैप बेसिकली गूगल को हेल्प करते हैं कि वो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ जाए और आपके जितने भी URLs हैं उन सबको इंडेक्स कर लें। साइट मैप सिर्फ URL का नहीं होता, वो इमेजेस का भी होता है। तो हम करते क्या हैं कि गूगल को चूँकि परेशानी ना हो हमारे सारे के सारे पेजेस और इमेजेस को इंडेक्स करने में, हम गूगल को साइट मैप बनाकर उसको सबमिट कर देते हैं, ताकि वो जितने भी URLs हमारे पास हैं वो सब उसके पास अवेलेबल हों और वो उसको प्रॉपरली क्रॉल कर सके। अक्सर प्रॉब्लम ये आती है गूगल को कि जब वो वेबसाइट पे आता है तो वो काफ़ी, अगर जो ज़्यादा इंटरनल लिंकिंग हो, वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा ना हो, तो गूगल लॉस्ट हो जाता है। उससे नुकसान ये होता है कि जो डीप डाउन जो इनर पेजेस होते हैं, जो बहुत डीप लेवल्स पे जाके क्रिएट हुए होते हैं, उन तक गूगल नहीं पहुंच पाता और उस पेज पे जो इमेज लगे हुए होते हैं उन तक भी गूगल नहीं पहुंच पाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गूगल हमारे राइट कंटेंट तक पहुंचे, उसके लिए हम साइट मैप बनाते हैं। मैं आपको इमेज साइट मैप इस टॉपिक में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि हम इमेज SEO की बात कर रहे थे, तो हमें साइट मैप बताना ज़रूरी है, लेकिन इसमें हम मज़ीद डिटेल में बाद में भी बात करेंगे। सो अभी आप फॉलो करें कि साइट मैप क्या होता है, और ये HTML और XML दोनों में होता है। ये विजुअल साइट मैप है कि अगर आप वेबसाइट का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा कि आपकी वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं, उनके कितने सब पेजेस हैं, और इस तरह से वो पूरी वेबसाइट का मैप बना हुआ होता है। हमने स्ट्रक्चर के ऊपर पहले भी बात की है, लेकिन हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि इमेजेस के लिए हम कैसे साइट मैप बना सकते हैं। सो इमेज का बेसिकली साइट मैप जो बनता है वो XML लैंग्वेज में बनता है। ये HTML की तरह एक और लैंग्वेज है जो गूगल रीड करता है, लेकिन हमारे पास इसके बड़े आसान टूल्स अवेलेबल हैं और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वर्डप्रेस यूज़ करें, क्योंकि वर्डप्रेस में प्लगइन्स मिल जाते हैं जो आपके साइट मैप क्रिएट कर लेते हैं। अब चूँकि हमारे पास कोई ऐसा टूल अवेलेबल नहीं जो सिर्फ आपके इमेजेस का साइट मैप बना दे, तो हम क्या करेंगे, हम जब XML साइट मैप्स की डिस्कशन करेंगे आगे चलकर, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि XML साइट मैप क्या होते हैं,
उनको कैसे यूज़ करना है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है और वो बनाते कैसे हैं। तो हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं जो XML साइट मैप में HTML जो पेजेस हैं आपके उनका और इमेजेस का मुश्तरका साइट मैप क्रिएट करते हैं। अभी मैं आपके लिए ये करूँगा कि मैं आपको एक साइट मैप की एग्जांपल दिखा दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि साइट मैप किस तरह से नज़र आता है और वो उसका बेसिकली उसमें इमेजेस का रोल कहाँ पे होता है। इसके लिए मैं अपनी वेबसाइट यूज़ करूँगा जिस पे मैंने साइट मैप डाला हुआ है और मेरी उस साइट मैप में मेरी वेबसाइट के सारे URLs हैं और उसके अंदर इमेजेस भी गूगल को अवेलेबल हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि साइट मैप मैंने अपनी वेबसाइट को ओपन किया हुआ है span.co/sitemap_index.xml। ये वो साइट मैप की फ़ाइल है जो मेरी वेबसाइट पे पड़ी हुई है और ये वेबसाइट चूँकि वर्डप्रेस पे है, ये जो साइट मैप है ये बेसिकली योस्ट के प्लगइन से जनरेट हो रहा है। इस पर हम मज़ीद बाद में बात करेंगे। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ कि ये दिखता कैसा है। इस साइट मैप के ऊपर बेसिकली ये इंडेक्स फाइल है। इंडेक्स फाइल का मतलब कि इसमें मेरे पास एक साइट मैप नहीं मल्टीपल साइट मैप्स हैं। तो मैंने पोस्ट लिखी हैं, मैंने पेजेस बनाए हैं और मैंने पोस्ट की कैटेगरीज बनाई हैं, तो सब तीनों के साइट मैप्स हैं। मैं भी आपको पेज का साइट मैप दिखाता हूँ कि वो किस तरह से दिखता है। ये मेरे पेज का साइट मैप है और इसमें ये जितने भी मेरे पास पेजेस हैं वो सब मैंने इस पर ऑटोमेटिकली प्लगइन ने डाल दिए हैं। और अब आप ये देखेंगे कि पहले कॉलम में URLs हैं लेकिन साथ ही दूसरे कॉलम में वो हर पेजेस के ऊपर इमेजेस भी बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ये इमेजेस हैं जो हर पेज पे ने डाले हुए होते हैं वो ये प्लगइन खुद ही पिक करता है और गूगल को ये इमेजेस फीड किए जाते हैं ताकि गूगल को इमेज मिस ना करे। और अगर उसने कोई इमेज हमारा रैंक करना है तो पहली कंडीशन ये है कि वो पहले हमारा इमेज देख ले। सो ये बेसिकली एक एग्जांपल है साइट मैप की। आगे मज़ीद चलकर हम इसको देखेंगे कि इसको हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इमेज के साइट मैप वर्डप्रेस में बड़ी आसानी से बन सकते हैं। इसी तरह से आप मैनुअल भी साइट मैप बना सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि जब हज़ारों की तादाद में पेजेस होते हैं तो उसमें ना तो पेजेस का साइट मैप बन पाता है, ना ही उन पेजेस पे अगर बहुत सारे हर पेज पे अगर 2-2 4-4 इमेजेस भी होंगे तो वो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 4-5 हज़ार तो इमेजेस ही बन जाते हैं। इसको आप मैनुअली करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टीडियस वर्क हो जाएगा। इतने रिसोर्सेज इतनी टीम आपको नहीं चाहिए। आप इसकी आसान तरीका ये है कि आप वर्डप्रेस जैसा CMS यूज़ करें, उसके बाद प्लगइन लगाएं। जैसे ही आपको इमेज ऐड करेंगे किसी भी पेज के ऊपर तो वो प्लगइन क्या करेगा कि आपके इमेज का और आपके पेज का URL इसी तरह साइट मैप में बनाएगा और ये आप गूगल को फीड कर सकते हैं। जब भी गूगल आपकी वेबसाइट पे आएगा उसको ये नज़र आएगा कि इसमें कितने पेजेस हैं, बजाय इसके कि वो कंफ्यूज हो जाए इंडेक्स करते हुए कि कितने इमेजेस आपकी वेबसाइट पे हैं और कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। उसको आप एक ही प्लेट में रख कर आप उसको दे देंगे कि वो मतलब कि उसको ईजीली डाइजेस्ट कर सकेगा कि आपकी पूरी वेबसाइट में कितने इमेजेस हैं और उसको कोई ऑप्शन नहीं होगी कि उसको मिस कर सके। तो अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि गूगल में हमारे इमेजेस इंडेक्स हों। जब इंडेक्स होंगे